Good morning, everyone. We will start with our today's lecture. लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था एंड यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन विद और सेकेंड चैप्टर दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट किया था एंड इन दैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वी सपोज टू स्टार्ट विद इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन टूडेज लेक्चर. What we mean by integration testing? क्या होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग? एज वी नो इंटीग्रेशन मतलब कनेक्ट करना. आपके सॉफ्टवेयर के जो छोटे छोटे पार्ट हम लोग डेवलप करते हैं तो सबसे पहले तो बड़े सॉफ्टवेयर को वी हैव डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स. बराबर है. नाउ टू टेस्ट दोस पार्ट्स वी फॉलो यूनिट टेस्ट. ठीक है. यूनिट टेस्ट मतलब अ स्मॉल यूनिट और अ पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर. वी डन विद यूनिट टेस्ट उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों का आएगा वेर वी इंटीग्रेट और कनेक्ट वन यूनिट विद अनदर यूनिट एंड ट्राई टू चेक वेदर दिस यूनिट्स कैन कम्युनिकेट अमंग्स ईच अदर और नॉट. इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जहां पे हम लोग सॉफ्टवेयर के जो अलग अलग पार्ट्स जो है इसको आपस में इंटीग्रेट या कनेक्ट करके चेक करते हैं. So that's what we will be discussing now. That is integration testing. अब integration के अंदर आपके दो टाइप आते हैं mainly. One is top down and second is the bottom up approach. अब top down में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग के पास एक कोई प्रोटोटाइप है, जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक्सेप्ट फॉर प्रोटोटाइप्स. जब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट प्रोटोटाइप नहीं बनाया तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल एक पूरा हम लोगों के सॉफ्टवेयर का पूरा एक आर्किटेक्चर बना देंगे. ठीक है. सो आप समझ लो कि हम लोग इंस्टेड ऑफ यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो होता है वो ऐसे होता है. प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, वी यूज अ डमी. ठीक है. प्रोटोटाइप मतलब एक डमी मॉडल होगा. नाउ when we talk about this skeleton, इसका मतलब है we will be creating a prototype, but ये एक ऐसा प्रोटोटाइप रहेगा जिसको we can reuse in our project. तो यहाँ पे मैंने जो भी मेहनत किया है, ठीक है, ये स्केलेटन, ये एक आर्किटेक्चर खड़ा करने में, इसको मैं अगेन अपना प्रोजेक्ट जब फाइनल बनाऊंगा वो टाइम पे इसी को मैं रीयूज करूंगा सो दैट उतना मेहनत मेरा बच जाए. ये आपका स्केलेटन या प्रोटोटाइप हो गया. जैसे अगर मुझे ह्यूमन बॉडी अगर बता, ह्यूमन बॉडी का वी हैव अ स्केलेटन. अब वो जो स्केलेटन जो आपका होता है इट रिमेन सेम. स्क्रीन नहीं प्रेजेंट है. ओके. सो हम लोगों का जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होता है उसमें एज यू कैन सी वी हैव अ स्केलेटन हियर. स्केलेटन का मतलब होता है एक ओवरऑल आर्किटेक्चर. जैसे ह्यूमन बॉडी होता है तो उसमें हम लोग के पास एक डिफाइंड स्केलेटन रहता है, लाइक वन फॉर मेल एंड वन फॉर फीमेल. सो बेस्ड ऑन दैट स्केलेटन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये ह्यूमन बॉडी किसका है. सो वी हैव अ कॉमन स्केलेटन, देन उसके ऊपर आपके जो लुक एंड फील है, हाइट है, वो चेंज होगा. सो एग्जैक्टली सेम वे व्हेन वी डेवलप अ ओवरऑल स्केलेटन फॉर आर प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग क्या बताएंगे, ओके दिस इज आर टॉप मॉड्यूल, देन उसके बाद में ये उसका बॉटम मॉड्यूल रहेगा. ठीक है. देन दिस गोइंग टू बी अ सेकेंड, देन ये फर्स्ट के वापस दो टाइप रहेंगे, 1.1 1.2. देन इसके वापस दो टाइप रहेंगे, 2.1 2.2. देन इसके अंदर अगेन विल बी हैविंग 2.1.1. देन इसके अंदर विल बी हैविंग 2.2.1. इट्स गोज लाइक दिस. सो यहाँ पे हम लोग टॉप मॉड्यूल दैट इज फ्रॉम द टॉप एट द टॉप लेवल, या यहाँ पे वी कैन से एट द रूट लेवल, वहां से आपके बॉटम कनेक्शन कैसे रहेंगे, ये पूरा एक आर्किटेक्चर, ये पूरा एक स्केलेटन बताता है. दैट इज द टॉप डाउन. ठीक है. अब जब अगर आपको कोई एक मॉड्यूल्स जो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किए हुए, लाइक इन मॉड्यूल 2 वी हैव टू सब मॉड्यूल्स, 2.1 एंड 2.2. देन उसके अंदर वापस 2.1.1, ये बाकी के सब है. तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जब टॉप से अगर ये सारे कनेक्ट होंगे, जिसमें से कोई अगर रेडी नहीं है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उसका एक डमी डाल के चेक कर लेंगे कि पूरा सॉफ्टवेयर आपका कैसा दिखेगा. दिस इज आर टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है. ये आपका टॉप डाउन अप्रोच रहा है. बॉटम अप में क्या होगा ना,
we'll discuss about bottom up now. So in bottom up approach, let's take an example. We have college system, college software, जो हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं. So in college we have degree and junior college, and in junior college again we have three types: arts, science and commerce. अब यहाँ पे इफ यू नोटिस कि हम लोग के पास क्या है, कॉलेज है, डिग्री है, जूनियर है. जूनियर के अंदर वापस हम लोग के पास आर्ट, साइंस, कॉमर्स है. नाउ लेट्स इमेजिन दैट दिस कॉमर्स सेक्शन is not ready and this science section is also not ready. ठीक है, these two modules are not complete till now. This is incomplete. So हम लोग क्या करेंगे, बॉटम अप में हम लोग का मेन फोकस ये रहता है just to connect this bottom modules and test its working. कि okay, as soon as I connect junior college में आर्ट, साइंस, कॉमर्स का, how it will react. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो ऐड किया हुआ है. अब जब मेरा साइंस कंप्लीट हो गया, तो जब मैं साइंस सेक्शन भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद माय एक्चुअल प्रोजेक्ट, देन हाउ इट रिएक्ट्स. देन जब अगर मैं कॉमर्स वाला अगर ऐड कर रहा हूँ, दैट टाइम हाउ इट रिएक्ट्स. तो बॉटम वाले जो मॉड्यूल्स रहते हैं ना, उनको कनेक्ट करके ही हम लोग सिर्फ टेस्टिंग करते हैं, एकदम टॉप लेवल पे नहीं जा रहे. तो बॉटम के अलग अलग मॉड्यूल्स को सेग्रीगेट करेंगे एंड विल टेस्ट दोज मॉड्यूल्स. इसको आपका बॉटम अप बोलेंगे. ठीक है, सो कंप्लीट हायरार्की ऊपर तक फॉलो नहीं कर रहे. वी ऑल्सो कॉल इट लो लेवल इंटीग्रेशन. सो आई होप दिस इज सिंपल. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको ट्री स्ट्रक्चर बताया था, ये उन्होंने सेम ट्री स्ट्रक्चर बताया बट इन अनदर वे. लाइक यहाँ पे हम लोग के पास दो मॉड्यूल है और उसके अंदर दिस आर द डिफरेंट पैटर्न्स विच विल बी फॉलोइंग. टेस्ट सीक्वेंस, टेस्ट 1, 2 and 3, जहाँ पे विल बी कनेक्टिंग ए एंड बी, और उसमें हम लोग ये तीन टाइप के अलग अलग टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, जिससे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाउ दिस ए एंड बी मॉड्यूल कैन बी इंटीग्रेटेड अमंग ईच अदर. देन सेम वे उसके बाद में हम लोगों ने तीन मॉड्यूल्स कनेक्ट किए, ए, बी एंड सी, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अलग अलग टेस्ट केसेस अगेन अप्लाई कर रहे हैं. देन 4 टेस्ट मॉड्यूल्स कनेक्ट किए एंड उसके ऊपर वापस नंबर ऑफ टेस्ट केस जो है वो आपके बढ़ गए. देन टेस्टिंग अप्रोच. ओके, आई होप इंटीग्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन एनी डाउट अबाउट इंटीग्रेशन? सिंपल है, टॉप डाउन रहेगा एंड बॉटम अप रहेगा. किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ. एनीवन एनी डाउट्स guys? Hello, am I audible? No, sir. Yes. Any doubts, anyone? Hello, why I'm not getting answer? No doubt, sir. Okay, ठीक है. So we'll continue now. आफ्टर इंटीग्रेशन नेक्स्ट वी हैव टेस्टिंग अप्रोच. तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक आर्किटेक्चरल, टॉप डाउन इंटीग्रेशन में ही आर्किटेक्चरल रहेगा. मतलब टॉप डाउन जब आपने किया तो क्या हुआ, आपका आर्किटेक्चरल वैलिडेशन हो गया, मतलब कंप्लीट आपका सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर प्रॉपर है कि नहीं. सेम विद टॉप डाउन आपका सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर कैसे लगेगा, इज इट एज पर द रिक्वायरमेंट या नहीं, वो हो गया. देन टेस्ट इंप्लीमेंटेशन, जब अगर आप बॉटम अप की बात करते हैं तो वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट कि ओके कौन से बॉटम मॉड्यूल्स है और वो किससे कनेक्ट होंगे और क्या कम्युनिकेट होगा. सो अगेन बॉटम अप इंटीग्रेशन से आपका टेस्ट इंप्लीमेंटेशन जो है वो और बेटर हो जाता है. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों जो टॉप डाउन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन करते हैं, उससे इफ देर आर सम एक्स्ट्रा कोडिंग विच इज प्रेजेंट इन योर सॉफ्टवेयर, जिससे अननेसेसरीली फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या आपका मेंटेनेंस एफर्ट्स बढ़ सकते हैं या अननेसेसरी डिफेक्ट्स या बग्स जनरेट हो सकते हैं, वो सारे अननेसेसरी कोड या एक्स्ट्रा कोड जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं. फाइनल रिलीज टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट ही होता है, जिसमें दो टाइप रहेंगे आपके, और मेनली हम लोग यहाँ पे जो रिलीज टेस्ट पे फोकस करेंगे वो होगा आपका ब्लैक बॉक्स टेस्ट. ब्लैक बॉक्स मतलब सारे फंक्शन प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं. सो क्लाइंट एंड के ऊपर आप इसको टेस्ट करेंगे, वी ऑल नो. सो कस्टमर जो है इसके साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना. एंड प्राइमरी गोल क्या रहेगा कि सप्लायर जो है इंक्रीज द सप्लायर्स कॉन्फिडेंस.
ठीक है, इन द सिस्टम दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट, कि जो भी रिक्वायरमेंट बोले थे वो फुलफिल हुआ है। सो बेस्ड ऑन द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, अब यहाँ पे क्या बोला है, टेस्टर डू नॉट हैव अ नॉलेज ऑफ द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉक्स का मतलब इंटरनल आर्किटेक्चर क्या बना है, कैसे बना है, वो हम लोग को पता नहीं है। वी जस्ट एंटर अ डेटा एंड चेक फॉर द आउटपुट, जैसे हम लोगों ने वो टेस्ट केस एक्सेल फाइल देखा था। हाँ, एंड सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पे हम लोगों का जो टीम है, वो टीम के अंदर इफ यू नोटिस, ये क्लास वर्क जो है, क्लास वर्क में ये देखो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग से मैंने एक मटेरियल ऐड कर दिया है, सारे नोट्स कंबाइन है। सो जिसको भी अगर प्रॉब्लम है दे कैन रीड इट फ्रॉम देयर। और उसके अंदर मैंने यहाँ पे इन दिस जो मैंने आपको टेस्ट केस का जो एक्सेल फाइल बताया था, वो एक्सेल फाइल भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। सॉरी, ये देखो यहाँ पे आपको जो टेस्ट केस का एक्सेल फाइल था, वो टेस्ट केस टेम्पलेट 03 एक्सेल फॉर्मेट में ही दिया है। सो इन TY यू कैन जस्ट रीयूज दिस एक्सेल टेम्पलेट एज वेल। और 3 डायग्राम्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, और वो तीनों के नाम भी है यहाँ पे देखो, ये 3 PNG फाइल्स है, ओके, 3 इमेजेस है। तो जब हम लोग आगे के यूनिट, आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये कुछ इमेजेस जो है वो मिसिंग है, मतलब वो इमेजेस विजिबल नहीं है, तो वो इमेज आप यहाँ से रिफर करोगे। इसके लिए मैंने नाम दे के रखा है उसको, मैं आपको बता दूंगा। नाउ रिलीज टेस्ट जो है, उसमें अगर आप देखेंगे हम लोगों का ब्लैक बॉक्स या फंक्शनल टेस्ट आएगा, है ना। देन ब्लैक बॉक्स टेस्ट, इनपुट डेटा डालो, ये आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर है, एंड चेक फॉर द आउटपुट, है ना। और उसमें अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट है तो वो हम लोग आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करेंगे टू द डेवलपर। वेरी सिंपल। टेस्ट गाइडलाइंस बहुत सिंपल है। टेस्ट गाइडलाइंस मतलब चूज इनपुट्स दैट फोर्स द सिस्टम टू जनरेट ऑल एरर मैसेजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मल अगर मैं करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड एंटर करूंगा और मेरा सॉफ्टवेयर करेक्ट रिजल्ट जनरेट करेगा, ये तो सिंपल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चूज इनपुट दैट आर लीगल बट अनलाइकली कि कोई यूजर ऐसा कोई डेटा एंटर करे, तो वैसे कुछ सर्टन पॉइंट्स जो है ना, वो हम लोग को यहाँ पे एंटर करने। डिजाइन इनपुट दैट कॉज बफर टू ओवरफ्लो, मतलब इतना ज्यादा डेटा हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो आपका सिस्टम इजीली हैंडल नहीं कर सकता। देन रिपीट द सेम इनपुट और इनपुट सीरीज सेवरल टाइम, मतलब एक बार अगर आपका टेस्ट सक्सेस होता है, इट डजंट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर चल रहा है। वी सपोज टू रिपीट द सेम टेस्टिंग फॉर 4 days, 1 week, 10 days, और कंटिन्यूअसली सेम डेटा एंटर करके चेक करो कि हाउ इट वर्क्स। ओके, force input outputs to be force invalid output to be generated and force computational result to be large or too small. So ये सारे जो points है, ये हम लोग यहाँ पे follow करते हैं। That is the testing guidelines, which is very simple. So these are the basic test guidelines. अभी इसमें कोई technical points नहीं है which I should explain. टेस्ट सिनारियो, यहाँ पे आप देखो, आपको एक एग्जांपल दिया है कि हम लोग के पास लाइब्रेरी सिस्टम है, और वो लाइब्रेरी सिस्टम में हम लोग कोई एक डॉक्यूमेंट अगर एक्सेस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट का आपको परमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इट्स लाइक अ स्टोरी। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, हम लोग के पास स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक पेपर लिखा हुआ है, रिसर्च पेपर वी आर टॉकिंग अबाउट, ये रिसर्च पेपर का नाम लिखा हुआ है। Then next हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि she logs on a library system that is our software and uses a search facility. search बटन हम लोगों ने दिया हुआ है, and उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेस हो रहा है from that time. She discovers sources in various US university library and downloads copies of this. ठीक है. Now from one document her university must confirm that she is the genuine student and that use is not commercial one. मतलब मैं किसी का अगर रिसर्च पेपर यूज कर रहा हूं, मैं सर्च कर रहा हूं, और वो अगर डाउनलोडेबल कॉपी है, तो वो टाइम पे लाइब्रेरी को सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरा के लेना पड़ेगा, जिसमें मैं जो पर्सन ये रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर रहा है अपने PhD थीसिस या कोई भी पर्पस के लिए, उनके पास से मुझे ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेना है। दे विल नॉट यूज द सेम थिंग for a commercial purpose without the consent of original person who researched this or who is the owner of this research paper. The student then uses the facility library system का या software का that requests such permission and register her request. Now
If granted, the document will be downloaded to the registered library server and printed for her. Now she receives a message telling her that she will receive an email message when the printed document is available for collection. So यहाँ पे आपको ये लाइब्रेरी सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग ने क्या बोला है, मुझे कोई XYZ रिसर्च पेपर चाहिए, जैसे मुझे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी ने अच्छा रिसर्च किया हुआ है, मुझे भी वैसा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च पेपर। मैंने लाइब्रेरी से वो डिमांड किया, मेरे पास से सर्टेन डिटेल मेरे डिमांड करेंगे, वो भरने के बाद में दे विल इफ ऑल द डिटेल्स filled by me और provided by me are correct और up to the terms condition जो होने चाहिए टू डाउनलोड दिस रिसर्च पेपर अगर करेक्ट है, तो फिर वो रिसर्च पेपर डाउनलोड होगा और उसका सॉफ्ट कॉपी मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी अगर मिला तो उसके 10 कॉपी में आगे और किसी को शेयर कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, वो फाइल डाउनलोड होकर उसका एक प्रिंट आउट निकलेगा और ये प्रिंट आउट जो है यही सिर्फ मुझे मिलेगा। दैट इज व्हाट वी आर स्टेटिंग हियर। नाउ ये हो गया। देन सिस्टम टेस्ट आएगा। सिस्टम टेस्ट मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्ट, सारे मॉड्यूल्स जब एक बार रेडी हो जाएंगे तो सबको हम लोग साथ में लाएंगे, है ना, जिसमें आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर बनेगा या जिसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। सो टेस्ट द लॉगिन मैकेनिज्म यूजिंग करेक्ट इनकरेक्ट, टेस्ट द सर्च फैसिलिटी, जो भी चीजें है सारे हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट द सिस्टम प्रेजेंटेशन वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट, टेस्ट द मैकेनिज्म टू रिक्वेस्ट द परमिशन फॉर डाउनलोडिंग, देन ईमेल प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। इट शुड नॉट हैपन कि आपका जो रिसर्च पेपर आपने डिमांड किया था इट इज रेडी, प्रिंटिंग इज ऑल्सो ऑलरेडी डन, लेकिन आपको फिर भी ईमेल मिला नहीं है, या प्रिंट हुआ नहीं है बट स्टिल ईमेल वेंट आउट, या फिर ईमेल जो है वो कोई रॉन्ग ईमेल एड्रेस पे जा रहा है, मतलब जो पर्सन ने रिसर्च पेपर डिमांड किया था उसका ईमेल आईडी abc@gmail है, ठीक है, लेकिन ईमेल जो जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, xyz@gmail पे, या फिर इट गोज टू ऑल। दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। सो वो हम लोगों को वेरीफाई करना है। देन UML, अब ये सबसे सिंपल है, आपने प्रैक्टिकल्स में किए हुए हैं UML डायग्राम्स। सो अगर आप देखेंगे यूज केस डायग्राम्स है, वन एग्जाम्पल इज गिवन, कलेक्ट वेदर रिपोर्ट। तो अगेन सिंपल है, क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने वेदर रिपोर्ट के बारे में। ये जो है ये देखो, दिस इज आवर फंक्शन, ठीक है, दिस इज फंक्शन। तो ये जो वेदर रिपोर्ट का जो फंक्शन है, रिपोर्ट फंक्शन है, उसने कहाँ पे एड किया, सर्वर के पास। सर्वर ने क्या किया, वेदर रिपोर्ट का बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो उसको आपको एकदम छोटा सा बनाना है। तो हम लोगों ने रिपोर्ट मिल गया आपको वेदर स्टेशन के पास से, वी गॉट द रिपोर्ट, लेकिन वो वेदर डेटा को कंसाइज वे में, यूजर अंडरस्टैंडेबल वे में आपको सेंड करना है। पूरा 10 पेज का 50 पेज का वेदर रिपोर्ट सेंड नहीं करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, समराइज फंक्शन कॉल किया। जैसे ये कॉल किया, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ऑन द सर्वर साइड, और उसका जो फाइनल समरी है दैट विल गिवन बैक टू वर्क स्टेशन, जहां से सेंड नाम का फंक्शन क्रिएट होगा, जिसमें रिपोर्ट जो है वो एज अ पैरामीटर हम लोगों ने पास किया हुआ है। और ये जो है ये फिर जाएगा कॉमन कंट्रोलर के पास, और यहां से वो ये जो रिपोर्ट है इसको रिप्लाई वाला जो फंक्शन है वो कॉल करके उसके थ्रू वापस आउटपुट में भेज देगा। और ये देखो, ये रिप्लाई में भी रिपोर्ट जो है वो एज अ पैरामीटर हम लोगों ने पास किया हुआ है, या आर्ग्यूमेंट यू कैन से। और फाइनली जैसे ही मिल गया, हम लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे रिसीव्ड करके, तो वो टाइम पे आपका क्या फंक्शन कॉल होगा, एक्नॉलेज फंक्शन कॉल होगा। सो दिस इज द टेक्निकली कौन से प्रोग्राम में कौन से फंक्शन हम लोग कभी यूज करें उसका डिटेलिंग दिया हुआ है। दिस इज UML डायग्राम। परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत सिंपल है, कितना रिलायबल है, कितना लोड वो बेयर कर सकता है, ये देखेंगे। तो अगर व्हेन 10 people are working, when 50 people are working, when 100 people are working, so we keep on increasing the load on a system, और वो लोड जैसे बढ़ेगा उसके साथ में आप कितना इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए देखो, लोड टेस्टिंग का ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स आता है, लोड टेस्टिंग का। वी हैव लोड टेस्टिंग के लिए जस्ट 1 मिनट। ओके, सो एज यू कैन सी वी हैव दिस वन एज वेल, जहाँ पे आपको लोड व्यू दिया हुआ है। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एक टेस्टिंग टूल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि हाउ इट वर्क्स, उसका एक पूरा डिटेल आएगा। देखो, लोड व्यू
जो क्या करेगा आपको यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस जो है वो आपको बेसिकली मेंटेन करने में या कैसे वो वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताएगा। एज वन स्क्रीनशॉट विच इज गिवन हियर। सो यहाँ पे ये देखो आपका सिस्टम कितना लोड ले सकता है, कैसे वो वर्कआउट होगा, उसका पूरा डिटेलिंग आपको यहाँ पे ये खुद से बताएगा। और यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव इट्स प्राइसिंग पॉलिसीज एज वेल कि कौन से टाइम पे कितने लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे और आपका सिस्टम उसको कैसे रिएक्ट या हैंडल कर रहा था। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लोड टेस्टिंग। सो एज यू कैन सी ये लोड टेस्टिंग। अब देखो परफॉर्मेंस, अगर आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस अगर मेंटेन हो रहा है ड्यूरिंग अ एक्सट्रीम लोड तो उसके साथ में क्या होगा, स्ट्रेस टेस्टिंग भी साथ में आएगा। देखो नाउ दिस गोज हैंड इन हैंड। ओके, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, जब एक दो यूजर अगर काम कर रहा है या आपका एक बहुत फास्ट कंप्यूटर आपने लिया हुआ लेटेस्ट कंप्यूटर विद हाई कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें अब जब मैं दो एप्लीकेशन ही अगर चलाऊंगा देन इट विल वर्क परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं इस पे लोड इंक्रीज करूंगा या स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो वो टाइम पे हाउ योर सिस्टम बिहेव्स, वही तो सेम टेस्टिंग रहेगा ना, उसका ही तो मेन पर्पस है। सो एज यू कैन सी परफॉर्मेंस टेस्ट क्या बोला हुआ है, परफॉर्मेंस टेस्ट यूजुअली प्लानिंग अ सीरीज ऑफ टेस्ट वेयर लोड इज स्टेडीली इंक्रीजेस until the system performance become unacceptable। तो मैक्सिमम आप क्या कैपेसिटी तक जा सकते हैं वो देखेंगे। तो लोड बढ़ाने का मतलब है सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेस में डालना। सो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि हम लोग उसको एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा लेके जाएंगे, मैक्सिमम डिजाइन लोड स्ट्रेसिंग द सिस्टम टू कॉज द डिफेक्ट, और वो कहां तक लेके जा रहा है, और जब अगर डिफेक्ट आ रहा है या फेलियर आ रहा है तो सिस्टम बिहेव कैसे कर रहा है ना। और वो टाइम पे क्या डेटा लॉस हो रहा है, डेटा बेस क्रैश हो रहा है, तो वो अगर कुछ होगा तो वो टाइम पे उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, वो डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। सो स्ट्रेसिंग द सिस्टम फेलियर बिहेवियर, सिस्टम शुड फेल ग्रेसफुली, बराबर है, नॉट कैटास्ट्रॉफिकली। मतलब फेलियर अगर आ रहा है तो स्लोली उसको डाउन लेके जाओ, ऐसा नहीं है कि सब क्रैश हो गया, डेटाबेस अभी वर्क नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ फेलियर आ रहा है, लोड बढ़ रहा है, ठीक है, तो थोड़े टाइम सिस्टम को अप डाउन कर दो, सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल ऐसा मैसेज बता दो, लेकिन डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, वो देखेंगे। सो स्ट्रेस इज रिलेवेंट टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब स्ट्रेस ज्यादा कहाँ पे आता है, जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, मतलब एक सेंट्रल लोकेशन है और वहां से आपने डेटा जो है आपने आपस में साथ में शेयर किया हुआ है। हेलो, यस, ओके। कैटास्ट्रॉफिक मतलब कि सडनली जैसे अगर डिजास्टर आता है, सुनामी आ गया, दैट इज द कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, कि हम लोगों को बचने का टाइम ही नहीं मिला, है ना, एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। ग्रेसफुली हम लोग कोई सिस्टम को अगर शांत कर रहे हैं, मतलब आप देखो कि जब अगर हम लोग 10th या 12th का रिजल्ट अगर चेक कर रहे हैं या टीवाई का रिजल्ट चेक कर रहे हैं ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट या जो 10th का बोर्ड का वेबसाइट रहता है वहां पे, सो जब उस पे लोड एकदम एक्सट्रीम अगर बढ़ जाता है, सो थोड़ी टाइम के लिए वो क्या बताएगा, दिस साइट और लिंक इज नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, या वो साइट डाउन कर देगा। लेकिन अगर कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो डेटाबेस से कनेक्शन आपका टूट गया, या डेटाबेस जो है वो ही अभी आपका डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, या डेटाबेस जो है उसमें से सर्टेन रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, सो दैट शुड नॉट बी द केस। सो ऐसा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ना तो लॉस ऑफ सर्विस होना चाहिए। सो वो कैटास्ट्रॉफिक हो गया कि बहुत मेजर इंपैक्ट आ रहा है ऑन द डेटाबेस और ऑन द डेटा विच वी विल बी प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग एज अ आउटपुट फॉर आवर यूजर्स, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। क्लियर है? यस सर। ओके, देन कंपोनेंट टेस्ट सेम है। कंपोनेंट मतलब छोटे यूनिट या कुछ छोटे कंपोनेंट्स हम लोग चेक करेंगे, जहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, वो ही आएगा। ऑब्जेक्ट क्लास टेस्टिंग, सो यहाँ पे देखो आपको डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास टेस्टिंग। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मेरा क्लास नेम क्या है, यहाँ पे देखो द क्लास नेम इज वेदर स्टेशन, यहाँ पे आपके वेरिएबल रहेंगे आइडेंटिफायर, एंड दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस व्हिच वी हैव। तो यहाँ पे ये फंक्शंस जो है उसका आपका जो डेटा टाइप है वो क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है,
और जब अगर मैं ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो वो क्लास के वेदर स्टेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू वेदर आई एम एबल टू कॉल रिपोर्ट फंक्शन, कैलिब्रेट फंक्शन, टेस्ट, स्टार्टअप, शटडाउन, ये सारे फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो रहे हैं या नहीं, और वो प्रॉपर रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं कि नहीं। सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जैसा आप प्रोग्राम लिख के टेस्ट करते हैं वही। सो वेदर स्टेशन टेस्टिंग नीड टू डिफाइन टेस्ट केस फॉर वेदर रिपोर्ट, जहां पे हम लोग लिखेंगे कि ओके फर्स्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वेदर स्टेशन, इनिशियलाइज करो और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल ऑल दिस डिफरेंट फंक्शन एंड चेक फॉर द आउटपुट और चेक फॉर द एग्जैक्ट रिजल्ट बाय प्रोवाइडिंग सम डेटा टू इट, कि वो उस फंक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो ये। सो यूजिंग अ स्टेट मॉडल आइडेंटिफाइड सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन, कि ओके कौन सा फंक्शन पहले कॉल होगा, कौन सा बाद में कॉल होगा, क्या सीक्वेंस आपने फॉलो किया हुआ है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला है, कैलिब्रेटिंग फंक्शन कॉल करेंगे, टेस्ट करेंगे, देन उसमें से कुछ डेटा ट्रांसमिट होगा, देन वापस वेट करेंगे, फिर वापस कोई नया फंक्शन कॉल करेंगे, राइट। दिस पैटर्न गोज ऑन। नाउ इंटरफेस टेस्टिंग, इंटरफेस का मतलब है जीयूआई टेस्टिंग, सिंपल है। तो आपने यहाँ पे जो भी कुछ बैकएंड में प्रोग्रामिंग किया हुआ है स्टार्टिंग में, उसके लिए आपने क्या डाला है, इंटरफेस ऐड किया हुआ है। सो detect faults due to interface error or invalid assumption about the interface. Like यहाँ पे आपको क्या बोला है, never mistaken a set of signatures or some such for an interface. सो यहाँ पे कंपलसरी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जीयूआई जो है उसमें कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, सो कंपलसरी आपको यूजर नेम पासवर्ड से ही लॉगिन करना पड़ेगा, या विदाउट लॉगिन आपका आगे का काम नहीं होगा। सो वो हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो वेज रहेंगे वो चेक करेंगे कि आपने जो इंटरफेस दिया हुआ है उससे यूजर कितना इजीली काम कर पा रहा है, उस यूजर कितना इजीली सिस्टम से इंटरैक्ट कर पा रहा है, और कहीं पे अगर उसको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो आप कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव रिटन डिफरेंट टेस्ट केसेस, जो हम लोगों ने एक्सेल टेबल देखा था, और ये टेस्ट केस जो है वो क्या करेंगे, आपके आपस में जो मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स को आपने कनेक्ट करके ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन गया। सो बाय फ्रॉम द GUI व्हेन आई ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ लॉगिन, और वहां से अगर मैं अपने प्रोफाइल को एक्सेस कर रहा हूं तो वो इजीली एक्सेस हो पा रहा है या नहीं, और वो इंटरफेस क्लियरली मुझे इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, कि ओके यहाँ से ये आपका प्रोफाइल ही एक्सेस होगा, यहाँ से ये आपका पेमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो सिंपल है, मतलब आप कितना यूजर फ्रेंडली आपने इंटरफेस बनाया हुआ है वो हम लोग बता रहे हैं, नथिंग एल्स। सो इंटरफेस टाइप में हम लोग को क्या बोला है। अब थोड़ा अगर हम लोग टेक्निकल आए, कोडिंग पे आए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, पैरामीटर इंटरफेसेस रहेगा, डेटा पास फ्रॉम वन प्रोसीजर टू अनदर। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के पास डेटा मतलब पेरेंट क्लास से, जैसे यहाँ पे इफ यू नोटिस ओके नहीं दिया है इसमें। सो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर हम लोग समझे, वी हैव अ फंक्शन, लाइक वी हैव फंक्शन, प्रीवियस वाले में जाते हैं हम लोग, यहां से आपको बेटर समझेगा। ये देखो, इन दिस वी हैव कैलिब्रेट, दैट इज द फंक्शन, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, पैरामीटर है। स्टार्टअप अगेन अ फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, और ये ब्रैकेट के अंदर ये जो आप लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द पैरामीटर। सो फंक्शन के अंदर जब आप कोई दूसरे, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कोई एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया टेस्ट, वॉइड टेस्ट, और यहाँ पे मैंने पास किया। अब पैरामीटर जो है ना, यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के पैरामीटर पास कर सकते हैं। आई कैन पास इंट ए, फ्लोट बी, देन स्ट्रिंग ए, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स हम लोग पास कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यूज पास करते हैं, दिस आर द पैरामीटर्स, ठीक है। याद रखो, फंक्शन ब्रैकेट के अंदर जब अगर हम लोग कुछ चीज पास करते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, दैट इज जो जिसका वैल्यू कैच करके आपका फंक्शन रिएक्ट करेगा, ओके। सो ये आपका पैरामीटर्स हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे फ्रॉम वन प्रोसीजर टू अनदर। जैसे यहाँ पे इफ यू नोटिस, कैलिब्रेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट पास किया हुआ है, इसका जो आउटपुट है, या ये सेम डेटा, या इसका आउटपुट विल बी फॉरवर्डिंग टू स्टार्टअप, इसका आउटपुट विल बी फॉरवर्डिंग टू शटडाउन, ठीक है। ये पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। सो वो सेम चीज अगर आप देखेंगे, दैट इज व्हाट गिवन हियर। देन शेयर्ड मेमोरी इंटरफेस है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट प्रोसीजर और फंक्शन। देन प्रोसीजरल है, जहां पे हम लोग एनकैप्सुलेशन का यूज कर रहे हैं, है ना।
सो कोई एक फंक्शन जो है या उसका सबसिस्टम जो है इट इज कॉल्ड बाय अनदर सबसिस्टम, मैसेज पासिंग होगा जो हम लोग, अब देखो ये सारे जो चीजें हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो है। सो एक कोई कॉमन मेमोरी हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। जैसे आप देखो कि आप जब वेरिएबल सॉरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक क्लास का, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, हम लोग के पास वेदर स्टेशन है, या सपोज मेरे पास क्लास है SYBACIT, ओके। अब ये SYBACIT जो क्लास है इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S1 इक्वल टू न्यू SYBACIT। इसका मतलब है कि क्या किया, ये न्यू कीवर्ड का मतलब क्या है, आई हैव इनिशियलाइज्ड अ मेमोरी फॉर दिस ऑब्जेक्ट दैट इज S1। और ये S1 के थ्रू जब अब अगर मैं कोई अभी फंक्शन कॉल करूंगा तो ये एग्जीक्यूट कहां पे होगा, ये जो मेमोरी इनिशियलाइज हुआ है यहाँ पे वो टाइम पे वहां पे वो होगा, दैट इज द शेयर्ड मेमोरी होगा, जहाँ पे आपके प्रोसीजर्स जो है, प्रोसीजर्स मतलब फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, वो अपना टेम्पररी यहाँ पे रिजल्ट स्टोर करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर या फंक्शन इसका मतलब सेम रहता है। देन आपके जो बाकी के जो एनकैप्सुलेटेड चीजें रहेंगे, एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग वाले जो भी है आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉल किया हुआ है वो सब यहाँ पे आएंगे। सो वो सारे के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेमोरी डिफाइन किया हुआ है व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और वहां पे वो अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। आप जो डेटा पास करोगे उसके हिसाब से वो रिजल्ट जनरेट करेंगे, वही पॉइंट्स आएंगे। इंटरफेस एरर है, इंटरफेस मिसयूज है, कॉलिंग द कंपोनेंट कॉल्स अनदर कंपोनेंट। सिंपल है, मैं कॉल कर रहा हूँ रोल नंबर ए को, लेकिन सीट नंबर रोल नंबर 1 को मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन गलती से जिसका सीट नंबर 1 है वो कॉल हो रहा है, गेटिंग। सो दैट इज द रॉन्ग ऑर्डर। जहां पे आपने जो पैरामीटर जो पास किया है, मतलब फंक्शन ब्रैकेट के अंदर जो आपने वेरिएबल पास किया है वो वेरिएबल रॉन्ग है, तो उसकी वजह से आउटपुट जो जनरेट होगा वो रॉन्ग आएगा, है ना। सो इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब आपने जो कंपोनेंट्स जो आपने कॉल किए हुए हैं उनका बिहेवियर जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं, जैसे अब देखो कि हम लोग के पास दो फंक्शन है, एक का नाम है एडिशन, एक का नाम है एडिशन, ठीक है, और एक का नाम है समेशन। अब ऐड करो या सम करो, इसका डिफरेंस क्या है वो मुझे पता नहीं है, दोनों का बिहेवियर अलग है, ठीक है। साउंड सिमिलर, लेकिन हम लोगों ने प्रोग्राम जो किया था वो अलग किया था, तो क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंड हो रहा है कि कौन सा फंक्शन एग्जैक्टली कब यूज होगा, बिकॉज बोथ आर साउंडिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। सो क्या डिफरेंस है ये अगेन अभी आपको अलग से जो हम लोग का डॉक्यूमेंट बनता है ना डेवलपर्स का, उसमें आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग का अजम्पशन रहेगा अलग होगा, और जो आपका कंपोनेंट है वो जो रिजल्ट जनरेट करेगा या उसका बिहेवियर जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब एडिशन वाला अपने हिसाब से रिजल्ट करेक्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन जहां पे हम लोग ने उसको यूज किया है वहां के हिसाब से उसका रिजल्ट रॉन्ग है। वहां पे जहां पे हम लोग को सम यूज करना था वहां पे हम लोगों ने ऐड यूज किया, और जहां पे ऐड यूज करना था वहां पे सम यूज कर दिया, ठीक है। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। टाइमिंग एरर हो गया। टाइमिंग एरर का मतलब क्या है, आप देखो कि आई गॉट 60 सेकेंड्स ओनली टू कंप्लीट एनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इतने टाइम में आपका ओटीपी जनरेट होके आना चाहिए, और वो ओटीपी मैं ट्रांजेक्शन विंडो पे एंटर करूंगा जिससे मेरा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। सो टाइमिंग एरर का मतलब क्या है, कॉलिंग द कंपोनेंट एट डिफरेंट स्पीड एंड आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन इज एक्सिस्ट। आउट ऑफ डेट का मतलब 60 सेकेंड्स का मेरा ट्रांजेक्शन का टाइम है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, बिल पेमेंट का। सो अब अगर ये आ ही रहा है 1.5 मिनट के बाद में, दैट इज आफ्टर 70 सेकेंड्स, सो आउट ऑफ डेट डेटा हो गया। आप कोई ओटीपी जनरेट करते हैं तो वो इमीडिएटली आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर एक्सेस करना रहता है, वो अगर आपको लेट मिल रहा है मतलब वो आउट ऑफ डेटा हो गया, आउट ऑफ डेट डेटा हो गया, वो अभी काम का नहीं है, वापस आपको जनरेट करना पड़ेगा। अब हर बार अगर वो इतना ही टाइम लगा रहा है तो आप कभी लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे। सो डिजाइन टेस्ट so that parameters to a call procedure are at the extreme ends। अब ये extreme ends और वो क्या रहता है ना वो हम लोग समझते हैं। सो यहाँ पे इफ यू नो टेस्ट केस डिजाइन क्या रहते हैं वो हम लोग को पता है। अब यहाँ पे आपको देखो ये रिक्वायरमेंट आपको दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्सट्रीम एंड्स वाला, रेंज वाला क्या रहता है, कभी कंपोनेंट आपके फेल हो सकते हैं, वो आगे देखते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ, वो आगे है इसमें। अब टेस्ट डिजाइन कैसे होंगे, टेस्ट डिजाइन में आपको क्या बोला हुआ है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो
a user shall be able to search either all of the initial set of data or select a subset from it. लाइक लाइब्रेरी सिस्टम है, तो अगर मैं किसी का रिसर्च पेपर अगर कॉल कर रहा हूँ, जैसे आप गूगल पे जाके कोई एक आर्टिकल अगर सर्च करते हो और उसका पूरा एक बुक अवेलेबल है, तो वो आपको पूरा बुक ओपन करके तो देता है, लेकिन उस पे का वो स्पेसिफिक आर्टिकल पेज नंबर पे आपको लेके जाता है. सो दैट इज द सबसेट. कोई मैं एक आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ, कोई एक कंटेंट में ढूंढ रहा हूँ, तो वो कोई एक वेबसाइट पे है, तो वो वेबसाइट के आपको होम पेज पे नहीं लेके जाएगा, वो वेबसाइट की वो स्पेसिफिक पेज पे लेके जाएगा. जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ BSc कोर्स इन भवंस, तो भवंस के वेबसाइट के बदले वो डायरेक्टली भवंस के वेबसाइट पे जो BSc का पेज है वहां पे लेके जाएगा. सेम गोज विद दालमिया और सेम गोज विद एनी अदर कॉलेज नेम. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिस्टम शेल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट व्यूअर्स फॉर द यूजर टू रीड द डॉक्यूमेंट, है ना. एवरी ऑर्डर शेल बी अलोकेटेड अ यूनिक आईडी. ये बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग को पता चले कि कौन से यूजर ने क्या डेटा कब एक्सेस किया था और उसके लिए हम लोगों ने क्या रिजल्ट उसको प्रोवाइड किया था. तो यूनिक आईडी जनरेट करना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है. अब टेस्ट केस में हम लोगों ने क्या दिया है, इनिशिएट यूजर सर्च, जहां पे वो जाके कोई आइटम सर्च कर सकता है, कोई डेटा सर्च कर सकता है फ्रॉम द डेटाबेस. और उसके आगे क्या बोला है, बट वेयर द सेट ऑफ डेटाबेस इंक्लूड 2 डेटाबेसेस. मतलब अब देखो कि हम लोग डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो सपोज मल्टीपल, जैसे आप देखो कि हम लोग के पास मुंबई यूनिवर्सिटी लेवल पे कंप्लीट एक डेटा है, तो उसमें से क्या होगा, अलग अलग कॉलेजेस ने अपने डेटा जो है वो साथ पे इंटीग्रेट किया हुआ है. तो 10 कॉलेजेस है, तो 10 कॉलेज के अपने अलग अलग डेटाबेस आ रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली कौन से डेटाबेस पे क्वेरी फायर करना है वो पता होना चाहिए. ठीक है. हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटाबेस जो होता है ना, उसको डेटा वेयरहाउस बोलते हैं. आप नेक्स्ट सेम में ये पढ़ेंगे, मतलब टीवाई में ये पढ़ेंगे, डेटा वेयरहाउस करके एक चीज आता है. सो जब आप मल्टीपल डेटाबेसेस अलग, जैसे आप देखो कि बैंक है, तो बैंक जो है उनके अलग अलग ब्रांचेस रहेंगे. मुंबई में ही 50-100 ब्रांच रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेट्रो सिटीज में रहेंगे उनके ब्रांचेस. और ये जो भी ब्रांच है वहां पे कोई अकाउंट ओपन होंगे, कोई ट्रांजेक्शन होंगे, तो वो सारा डेटा जो है वो फिर कोई एक लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेट होगा, है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव सच डिफरेंट डेटाबेसेस एट डिफरेंट लोकेशंस. ओके. और जहां पे जाके हम लोग वो डेटा को अपडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, है ना. सो वो आएगा. सो एज यू कैन सी, अ सेट ऑफ डेटाबेस इंक्लूड 2 डेटाबेसेस. तो वो टाइम पे कौन से डेटाबेस पे हम लोगों को डेटा फायर करना है, कहां से रिजल्ट जनरेट करना है, वो भी पता होना चाहिए. पार्टीशन टेस्टिंग. अब जो पहले मैंने आपको एक्सट्रीम बाउंड्री वाला जो केस बताया था, वो यहाँ से आपका चालू होता है. इक्विवेलेंस पार्टीशन एंड पार्टीशन टेस्टिंग क्या होता है. सो यहाँ पे वैलिड इनवैलिड इनपुट्स क्या रहते हैं और उसके बेस के ऊपर क्या आपका आउटपुट जनरेट होगा वो हम लोग बताते हैं. तो वैलिड इनवैलिड पार्टीशन का मतलब क्या होता है. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वैलिड एंड इनवैलिड, ठीक है, मैंने पार्टीशन बनाया, ध्यान से देखो, इनवैलिड, वैलिड एंड अगेन इनवैलिड. अब मेरा कंडीशन क्या है, जिसका भी एज 18 टू 60 के बीच में रहेगा, दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द जॉब. ओके. एज वाइज हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. सो इफ someone's age is less than 18 then he is invalid. जिसका भी एज ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 60 है, इज वैलिड फॉर जॉब. और जिसका भी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है एंड लेस देन इक्वल टू 100, 100 साल से बड़े कोई ज्यादा हम लोग को मिलते नहीं है. सो दिस इज इनवैलिड पार्टीशन. बराबर है. तो मैंने इनवैलिड में क्या रखा है, जिसका एज ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 18 है, दैट इज इनवैलिड, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल. तो अभी अगर मैं कोई एक डेटा एंटर करता हूं जहां पे यूजर का एज जो है वो 17 years 11 months, ओके, एंड 20 days है, मतलब ओनली 10 days आर लेफ्ट जहां पे वो वैलिड हो जाएगा. या फिर वी कैन से कि किसी का एज जो है वो यहां पे 30 days है, मतलब आज रात 12 बजे he'll become 18 years. ओके. सो क्या होगा कि आज उसका बर्थडे है 12 बजे, तो तब अगर वो अप्लाई करेगा आफ्टर 12 मतलब 12:01 AM ये टाइम पे अगर वो अप्लाई करेगा, देन ही इज एलिजिबल फॉर द जॉब. लेकिन 11:59 PM को अगर वो अप्लाई करता है फॉर द जॉब, दैट टाइम दिस डेटा शुड बी इनवैलिड. ठीक है.
12 o'clock और 1 मिनट हो रहा है, देन दिस डेटा विल बिकम वैलिड, तब वो एलिजिबल है जॉब के लिए। दिस इज द बाउंड्री या इक्विवेलेंस पार्टीशन बोलते हैं इसको, जहां पे हम लोग एग्जैक्टली बाउंड्री वैल्यूज जो है एक्सट्रीम एंड्स के वैल्यूज हम लोग टेस्ट करते हैं। एक्सट्रीम एंड्स मतलब 1 मिनट के बाद में ही इज एलिजिबल, 1 मिनट के पहले ही इज नॉट एलिजिबल। समझ में आ रहा है आपको? सेम वे अगर ये वाला कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, सो क्या होगा, जैसे ही 12 o'clock होंगे, यहाँ पे 12 अगर 1 मिनट छोड़ो 12:00 भी हो गया ना, दैट मीन्स ये जो डेटा इनवैलिड था वहां से वो डेटा वैलिड हो जाएगा। मतलब यहां तक वो अभी 18 ईयर्स से छोटा था, 1 मिनट के बाद में वो 18 ईयर्स का हो जाएगा, दैट मीन्स ही इज वैलिड फॉर द जॉब। ये आपका इक्विवेलेंस पार्टीशन, वैलिड डेटा इनवैलिड डेटा, इतना एक्सट्रीम हम लोगों का बाउंड्री रहता है, तो ये आपको टेस्ट करने आना चाहिए। ओके, वी कैन टेक वन अनदर एग्जांपल। लेट्स से हम लोग के पास फ्लाइट बुकिंग है। अब आपने देखा रहेगा कि फ्लाइट्स में क्या होता है कि आप जितना दूर का फ्लाइट अगर बुक करते हैं उतना आपके प्राइसेस कम रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक फ्लाइट बुक कर रहा हूं जिसके करंट प्राइसेस जो है वो 3000 है। ओके, 3000 रुपीज, दैट इज करंट प्राइस। अब आज रात 12 o'clock के बाद में ये जो प्राइस है वो 3500 हो जाएगा। ध्यान से देखो। नाउ व्हेन आई ट्राई टू बुक अ टिकट एट 11:58, 12 नहीं हुआ है, 11:58 PM, रात के 12 बजे में 2 मिनट बाकी है, तो वो टाइम पे मुझे ये 3000 ही बताना चाहिए रेट। लेकिन कंप्लीट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल कंप्लीट एंटर करते करते जब मैंने बुक करने का ट्राई किया तो टाइम हो गया 12:01 या 12:02 AM हो गया। दैट मीन्स आफ्टर 12 जो रेट्स है मेरे वो क्या है, 3500 है। तो अभी यहाँ पे आपको कौन सा रेट उसने देना चाहिए, 3000 या 3500? अगर वो 3000 दे रहा है, क्योंकि मैंने 11:58 से ट्रांजैक्शन चालू किया था, लेकिन कंप्लीट कब हो रहा है, 12:02 को हो रहा है। सो अगर 11:58 से चालू किया था, इसके लिए अगर मैं 12 के बाद भी अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहा हूं तो भी वो मुझे 3000 रेट पे ही टिकट दे रहा है, तो आपका लिखा हुआ एल्गोरिदम ही रॉन्ग जा रहा है कि 12 के बाद में उसको 3500 रेट्स चार्ज करने पड़ेंगे। सो इसके लिए क्या करते हैं, इन सच सिचुएशन हम लोग 5 मिनट्स का बफर रखते हैं। मतलब एट 11:55 ऑनवर्ड्स कोई भी अगर ट्रांजैक्शन या टिकट बुक करने आ रहा है उसको हम लोग नोटिफाई करेंगे कि आफ्टर 12 o'clock टिकट चार्ज विल बिकम 3500, ये नोटिफिकेशन उसको देंगे। और जब उसका ट्रांजैक्शन होगा वो टाइम पे हम लोग अपना कंप्यूटर का क्लॉक चेक करेंगे। इफ द टाइम इज 12 और ग्रेटर देन 12 o'clock, तो वो टाइम पे हम लोग ये चार्जेस उसके पास से लेंगे, उसका करंट ट्रांजैक्शन कैंसिल करके, और 11:59 तक विल चार्ज दिस वन। ये आपका बाउंड्री वैल्यू या इक्विवेलेंस पार्टीशन बोलता है। मतलब एग्जैक्टली डेटा को डिवाइड करना कि कौन सा वैलिड कौन सा इनवैलिड डेटा रहेगा, है ना, और उनके बीच में पार्टीशन करना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगेन अनदर एग्जाम्पल, मैंने आपको जो बताया वो दूसरा था, तो यहाँ पे भी सिमिलर एग्जाम्पल है। आई होप आप समझ सकते हो। एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है, समझ में आया सबको गाइस? हेलो, इज इट क्लियर? हेलो गाइस? No, sir, no. यस, सो विल कंटिन्यू। इक्विवेलेंस पार्टीशन है, बाउंड्री के वैल्यूज चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो आपको एग्जांपल दिया है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने अलग से क्वेरी टाइप एग्जांपल दिया है। मैंने जो आपको बताया यू कैन रिमेंबर दैट, आप एग्जाम में भी वही वे में अज्यूम करके लिख सकते हैं। सर्च रूटीन इनपुट पार्टीशन, मतलब इनपुट विच कंफर्म्स टू अ प्री कंडीशन। प्री कंडीशन हम लोगों ने देखा है, प्री कंडीशन हम लोगों ने जो टेबल देखा था। ओके, आई जस्ट ओपन दैट टेस्ट केस टेबल। सो ये हम लोग के पास टेस्ट केस टेबल है, तो उसमें हम लोगों ने प्री कंडीशन डेटा एंटर किया था कुछ। तो वो जो प्री कंडीशन डेटा हम लोगों ने एंटर किया था, एज यू कैन सी हियर वी हैव प्री कंडीशन। तो प्री कंडीशन में हम लोगों ने क्या बोला था, जीमेल का अगर लॉगिन फैसिलिटी अगर चेक करना है, सो प्री कंडीशन क्या था, वी नीड अ वैलिड जीमेल अकाउंट टू टेस्ट द लॉगिन ऑफ द जीमेल। सो ये आपका वैलिड हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनपुट विच कंफर्म्स टू अ प्री कंडीशन, तो ये जो टेस्ट केस में हम लोगों ने ये जो प्री कंडीशन दिया है, ये प्री कंडीशन के बेसिस के ऊपर आपका डेटा जो है वो वैलिड होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास जीमेल का अगर कोई एक अकाउंट है ही नहीं,
तो मैंने यहाँ पे जो टेस्ट डेटा दिया है वो तो मेरा वैलिड होगा ही नहीं ना। यस, एज यू कैन सी हियर हम लोग ने जो प्री कंडीशन दिया है उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जीमेल पे ऑलरेडी अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास अगर अकाउंट है तभी तो आपके पास अपना खुद का यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट ही नहीं है तो वैलिड यूजर नेम या पासवर्ड आएगा ही नहीं। तो अगर आपके पास प्री कंडीशन के हिसाब से वैलिड टेस्ट डेटा नहीं है तो टेस्ट कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर। टेस्ट गाइडलाइंस ऑफ कोर्स हम लोग को पता ही है, यूज सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट साइज इन डिफरेंट टेस्ट। हम लोग अलग अलग जो टेस्ट है वो चेक करेंगे। जैसे इफ यू नोटिस हियर कि मैं यहाँ पे अगर मुझे लॉगिन अगर टेस्ट करना है सो मेरा पासवर्ड जो है उसका एक लोअर और एक अपर लिमिट रहेगा। माय पासवर्ड कैन नॉट गोज लाइक 2-3 स्टेटमेंट का, ठीक है। आपका पासवर्ड कितना होना चाहिए 10, 20 या फिर 25 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, उससे बड़ा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इतना बड़ा अगर मेरा पासवर्ड होगा देन इट शुड नॉट अलाउ, बिकॉज इतना बड़ा बाद में इतना बड़ा जो स्ट्रिंग है इसको आपको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, है ना, और वो एनक्रिप्टेड चीज आपको डेटाबेस में भी स्टोर करना पड़ेगा। सो व्हेन आपका जो प्लेन टेक्स्ट वाला जो पासवर्ड है व्हेन इट गेट्स एनक्रिप्टेड इसका साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सो इफ देयर आर 50 कैरेक्टर्स इन योर पासवर्ड तो ये डबल से भी अगर ज्यादा होगा तो मोर देन 100 या 150 कैरेक्टर जितना पासवर्ड आपका डेटाबेस में स्टोर होगा, which is too heavy or too bulky to fetch as well as to store. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेस्ट सॉफ्टवेयर विद सीक्वेंस which has only single value, then use sequence of different size in different test case, जहाँ पे हम लोग अलग अलग साइज का, जैसे पासवर्ड अगर है तो हम लोग छोटा पासवर्ड डाल के चेक करेंगे, बड़ा पासवर्ड डाल के चेक करेंगे whether it accepts or not, है ना, तो सीक्वेंस चेक करेंगे। कहीं पे अगर हम लोगों ने जो यूजर नेम डाला है वो हम लोग ब्लैंक रखेंगे या यूजर नेम हम लोग सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का डालेंगे। कहीं पे हम लोग और कुछ वैल्यूज है उसमें वो और कुछ, जैसे मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको नहीं दिया था मुझे, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम में ही एक कैरेक्टर एंटर किया, लास्ट नेम में मैंने 0 लेंथ रखा, मतलब कुछ भी एंटर नहीं किया है, देन हाउ योर सिस्टम रिएक्ट्स, वो सब आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सर्च रूटीन अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखो ये सीक्वेंस डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे इफ यू नोटिस ये जो सीक्वेंस डायग्राम आपको इनपुट पार्टीशन दिया हुआ है, सिंगल वैल्यू सर्च रूटीन कैसे वर्क करेगा। सो इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, ये जो नंबर्स दिए है ना ये आपके प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका फ्लो फॉलो होता है ना उसका नंबर है, मतलब प्रोग्रामिंग लाइन के नंबर्स है। आई जस्ट शो यू दैट एग्जांपल। सो एज यू कैन सी यहाँ पे पीडीएफ में ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना ये नंबर्स जो है वो ये वाले है, जहाँ पे हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, हर किसी को हम लोगों ने नंबर असाइन किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने नंबर 1 पे क्या है इफ कंडीशन है, देन 2 पे देन वाला पार्ट है, देन 3 के ऊपर दूसरा स्टेटमेंट है, 4 के ऊपर एल्स पार्ट है, 5th के ऊपर एंड इफ है, 6 पे एंड इफ है और 7 पे प्रिंट स्टेटमेंट है ना। ऐसे अलग अलग आपके लूप्स होंगे, कोई कोई कंडीशन कोई कोई प्रोग्राम आपका इतना बड़ा भी हो सकता है। सो ये वे में ये आपका पाथ टेस्ट होगा। सो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने नंबर्स दिए ना इनपुट सीक्वेंस जो दिया है वो ये हम लोगों ने प्रोग्राम के जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके ये नंबर्स है कि ओके कौन से नंबर से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वहां से कहाँ जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, ठीक है। सो कौन सा पाथ कौन सा एग्जैक्ट जो प्रोग्राम है कौन सा लाइन पे कौन सा कंडीशन कॉल होगा, दिस आर द बेसिक पॉइंट विच वी आर यूजिंग हियर। स्ट्रक्चरल टेस्ट में आपको क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। समटाइम्स दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट बॉक्स टेस्ट, मतलब इनपुट डालो आउटपुट चेक करो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपके पास टेस्ट डेटा है, कंपोनेंट कोड है जो आपको टेस्ट करना है, टेस्ट डेटा दिया हुआ है, एंटर दैट टेस्ट डेटा एंड चेक फॉर वेदर द आउटपुट इज एज पर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और नॉट। सो ये टेस्ट डेटा आपको दिया हुआ है, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और उसको चेक करो और चेक करो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका एक्चुअल रिजल्ट से मैच हो रहा है कि या नहीं, दैट्स इट। बाइनरी सर्च ट्री इक्विवेलेंस पार्टीशन है। सो इक्विवेलेंस पार्टीशन अभी मैंने आपको बताया है ना, जहां पे ये आपका एग्जैक्ट ये आपका इनवैलिड डेटा है,
ये आपका वैलिड डेटा है, उसके बीच में ये बाउंड्री के वैल्यूज जो है वो एंटर करके हम लोग चेक करेंगे, राइट। सो ये आपका एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, इसके ये साइड पे डेटा इनवैलिड होगा, ये साइड पे डेटा वैलिड होगा। दिस इज इनवैलिड डेटा लेट्स सपोज, एंड दिस इज द वैलिड डेटा। सो जैसे अगर मैंने आपको बोला है कि अगर टिकट बुकिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, सो 12 o'clock ऑनवर्ड्स, सो अगर मैं 11:59 पे हूं, सो मेरा टिकट के प्राइस जो है वो 3000 रुपीज रहेंगे। मिड पॉइंट क्या है 12:00, 12:00 के ये साइड अगर मैं आऊंगा, सो मेरे टिकट के चार्जेस जो है वो 3500 हो जाएंगे। सिंपल है। सो ये आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या है 12, और आई कैन से 0000 जो कोई बहुत बार कोई क्लॉक में बताता है। सो 12 AM आई कैन से दिस इज माय मिड पॉइंट। सो ये मिड पॉइंट के ये साइड पे जब रहेगा तो टिकट चार्जेस मेरे 3000 रहेंगे। ये मिड पॉइंट के अगर ये साइड पे आएगा तो मेरे टिकट चार्जेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो दैट इज द बाइनरी सर्च पार्टीशन, जहां पे हम लोग का ये दो बाइनरी पार्ट है। ये वाला जहां पे चार्जेस आपके 12 o'clock के पहले वाले, ये साइड जहां पे 12 के बाद के आपके चार्जेस है। और ये जो आपने पार्टीशन किया इसको हम लोग इक्विवेलेंस क्लास बाउंड्री बोलता है या इक्विवेलेंस पार्टीशन बोलता है। सो इसको भी हम लोग अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने अगर कोई इफ कंडीशन अगर फॉलो किया हुआ है, ठीक है, या कोई दूसरे लूप अगर डाले हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो कोड है। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस 1 के बाद आपके पास दो बाइनरी कंडीशन है, आइदर इट गोज टू 3 से 4 पे जाएगा, या 1 से वो 2 पे जाएगा देन 4 पे जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग पाथ टेस्टिंग बोलते हैं, या आपका ये बाइनरी टाइप हो गया। बाइनरी मतलब बी के दो पार्ट है डी और सी, देन डी के दो पार्ट है ई और एफ, देन एफ के दो पार्ट है जी और एच, है ना। इट गोज लाइक दिस। सो ये आपका बाइनरी वाला पार्ट हो गया। यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम दिस इज वेल, जहां पे दो चॉइसेस आपके रहेंगे। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट पे है। तो वहां पे आपका अगर इफ कंडीशन है या वाइल कंडीशन है, तो वहां से हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेस्ड ऑन द इनपुट विच इज प्रोवाइडेड टू अस। और वो एग्जैक्टली जब आप वैसा डेटा एंटर कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करके वो वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं, दैट्स व्हाट वी चेक हियर और टेस्ट हियर। ब्रांच कवरेज या पाथ टेस्टिंग, तो ये जो पीछे हम लोगों ने देखा, अभी जो मैंने डायग्राम बताया वही सेम चीज है। देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च फ्लो ग्राफ या पाथ टेस्टिंग, दोनों का मतलब सेम है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस आर द लाइन ऑफ कोड विच इज रिटन। तो अब ये लाइन ऑफ कोड कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको ये कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक कोड दिया हुआ है। दिस माइट बी इन एनी लैंग्वेज, दिस इज नॉट कंपल्सरी इट शुड बी इन C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। आपको सिर्फ जो कोड लिखा हुआ है ना उसके बाजू में लाइन नंबर दे दो, और उसके बाद में वही सेम लाइन नंबर्स यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि ओके लाइन नंबर 1 है, वहां से मैं 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, देन 4 पे, एंड एट 4 नाउ वी हैव अ व्हाइल कंडीशन। तो व्हाइल कंडीशन अगर फुलफिल होगा, अगर व्हाइल कंडीशन फुलफिल होगा तो इट गोज टू 6 से 7 पे जाएगा। तो इस पे अगर मुझे इसका अगर मुझे फ्लो लिखना है, तो मेरा फ्लो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 से वो 7 पे जाएगा, बराबर है। देन 7 से इट कैन गो टू 8 9 10 एंड फाइनली टू 14। ये फर्स्ट पाथ हो गया। सेकेंड क्या होगा 1 2 3 4 5 और 5 से डायरेक्टली यहाँ पे 14 पे जा सकता है, सबसे छोटा पाथ। नेक्स्ट क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 11 12। देखो यहाँ पे 12 से 5 और 5 से 14। देन सेम वे 1 2 3 4 5 6 7 7 से 11 से 13 से वापस 5 पे जा सकता है, 5 से 14 पे जा सकता है, या 5 से जो आगे के आपका नोड्स है दैट इज 6 7 8 9 10 एंड अगेन 14। ये दोनों में से कोई भी वे में हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर दिस आर द डिफरेंट पैटर्न्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और यही देखो ये इंडिपेंडेंट पाथ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने में ये वाला जो है ना, ये आपको थोड़ा समझने में शायद डिफिकल्ट लगे, बट व्हेन वी फॉलो दिस डायग्राम और ये वाला पार्ट अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रीवियसली हम लोग क्या बात कर रहे थे, ठीक है। सो यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यही वाला है। तो ऐसे आप इंडिपेंडेंट पाथ कितने फाइंड आउट करेंगे और उसके हिसाब से सिमिलर टाइप का डेटा जो है ना
वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। टेस्ट ऑटोमेशन हम लोगों को पता ही है, टेस्ट ऑटोमेशन का मतलब क्या रहता है। वी हैव ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल फॉर लोड जनरेशन, फॉर लोड टेस्टिंग, फॉर GUI टेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे लोड टेस्टिंग का मैंने आपको एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल बताया। देन सेम वे GUI टेस्टिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि आप देखो कि एज एंड व्हेन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस, लाइक इन लिनक्स, लेट्स सपोज वी आर फोकसिंग मोर ऑन मोजिला, ठीक है, वी फोकस मोर ऑन मोजिला। देन ऑन विंडोज वी फोकस ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज, जो अभी नया ब्राउजर आया है विंडोज का, एंड क्रोम, ये दो पे फोकस करते हैं। व्हेन वी आर वर्किंग विथ मैक, तो हम लोग मैक के ऊपर सफारी ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। सो ये क्या हुआ, वी हैव डिफरेंट ब्राउजर्स। सेम वे व्हेन वी आर वर्किंग विथ मोबाइल, तो मोबाइल के अपने अलग ब्राउजर्स है, या इनबिल्ट जो मोबाइल कंपनीज है वो उनके इनबिल्ट ब्राउजर प्रोवाइड करते हैं। लाइक सैमसंग का अपना खुद का ब्राउजर प्रोवाइड होता है, बाकी सबका अपना खुद का ब्राउजर प्रोवाइड होता है। तो ये सबके ऊपर आपको चेक करना है कि जब आप अगर कहीं पे कुछ चेंजेस करते हैं तो वो GUI टेस्ट आपको चेक करना है कि वो सारे ब्राउजर पे हाउ इट रिएक्ट्स और हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो ये आपका होगा मोस्ट टेस्टिंग वर्क बेंच, कैसे वर्कआउट होंगे, और वही सब सेम पार्ट्स आएंगे। सो टेस्ट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, और हर एक जगह पे आप टेस्टिंग कैसे वर्कआउट हो रहा है, आपका GUI कैसे वर्कआउट हो रहा है, ये देखना, आइडेंटिफाई करना इजी नहीं रहता है। सो आप हर एक ब्राउजर पे अलग अलग वो टेस्टिंग करेंगे मैन्युअली, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। सो दैट्स व्हाई वी यूज ऑटोमेशन GUI टेस्टिंग, ऑटोमेशन लोड टेस्टिंग, जो आर्टिफिशियली लोड बढ़ाता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो बढ़ाता है आपके सर्वर पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। इफ यू नोटिस वी हैव ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स एज वेल, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल फॉर GUI। सो अगर आप देखेंगे GUI के लिए हम लोग के पास ये ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है, जो बहुत इजीली आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग कंप्लीट करने में हेल्प करता है, as you can see in this example. At Dinosaur Industries, the mood is tense yet again tonight. The entire development team is working overtime ahead of the release of a new software update, but it has to be tested first before this can happen. Will all the user interface components continue to work properly after the update, or does the new code contain bugs? All tests have to be run manually. This costs a lot of time, money, and coffee. The firm Chilling Bee Inc. is about to make an update of their flagship software product available as well. Yet the team is still able to leave work on time to enjoy some quality after-work time. No overtired developers, no mouse or keyboard clicks, and no perpetually brewing coffee machine. This is all thanks to the Squish GUI tester from FrogLogic, which Chilling Bee Inc. has been relying on for years. It enables the company to run all the required tests completely automatically across all platforms and as you can see, ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक सेम जो आपने GUI बनाया हुआ है वो विंडोज पे, मैक पे, लिनक्स पे, मोबाइल OS पे कैसा दिखेगा वो हम लोग यहाँ से देखेंगे, without requiring adoptions to test scripts when the user interface changes. The Squish GUI tester generates just a single test script. अब देखो यहाँ पे ये एक ही टेस्ट स्क्रिप्ट से आपका सारा काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी सपोज टू जनरेट टेस्ट स्क्रिप्ट डिफरेंट फॉर मोबाइल वर्जन, दैट इज एंड्रॉइड और iOS के लिए अलग, देन आपके अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक है, विंडोज है, उसके लिए अलग अलग टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनेंगे। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि विल बी हैविंग 4 to 5 डिफरेंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स जस्ट फॉर वन GUI, which is quite hectic, time consuming और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। सो वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सो उसके लिए हम लोग ऐसे रेडीमेड जो ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स है वो यूज करते हैं, दैट इज वन विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम बाय FrogLogic. One, and it runs independently of the environment, versions, and devices. If the layout of the software's user interface changes, the Squish GUI tester recognizes this automatically, enabling the test to be still carried out successfully without the need to recreate a dozen new scripts or adopt existing ones. This saves a lot of time, resources, and nerves, and it's just plain fun.
While they're pulling an all-nighter over at Dinosaur Industries, all that is working at Children. Okay, so that is one thing about automation testing. I hope this is very clear to everyone. So GUI के लिए और वैसे सारे टाइप के टेस्ट automation testing tool रहता है. Okay, anyone any doubts about this? Clear है? Now we'll सर yes बोलो. टेस्ट स्क्रिप्ट्स मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग मतलब वो यूज करने के लिए जीयूआई टेस्टिंग होता है. GUI टेस्टिंग अलग हो गया, जहाँ पे हम लोग सिर्फ देखते हैं कि आपने जो बटन डाले हुए हैं, जो लॉगिन, टेक्स्ट बॉक्स, ये जो भी ऐड किया हुआ है वो अलग अलग विंडो पे प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, या जंबल अप तो नहीं हो रहा है. अब देखो कि अगर मैंने लॉगिन आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो लॉगिन यूजर नेम और उसके नीचे ही पासवर्ड दिखना चाहिए. अब वो कंप्यूटर पे तो प्रॉपर दिख रहा है, मोबाइल पे वो जंबल अप हो गया, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया, या दोनों बहुत दूर दिख रहे हैं तो प्रॉपर लॉगिन नहीं कर पाएगा, कोई कंफ्यूजन होगा ना. तो वो हम लोग चेक करते हैं कि आपका कंप्यूटर में जैसा लॉगिन दिख रहा है वैसा ही लॉगिन यहाँ पे भी विजिबल है या नहीं है. दैट्स व्हाट वी टेस्ट हियर. ठीक है. ओके, तो स्क्रीन टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन यूज होता है. हाँ, हर एक टाइप के टेस्ट के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स हम लोग के पास अवेलेबल रहता है. जैसे अगर हम लोगों को डिफेक्ट्स फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है कोड में, तो उसके लिए अलग ऑटोमेशन टूल होते हैं. अगर मुझे लोड टेस्ट करना है कि अगर 100 लोग, 200, 500 लोग अगर एक साथ अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे मेरे सर्वर पे तो मेरा सर्वर कैसे रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उसके लिए अलग ऑटोमेशन टूल रहता है. जो मैंने आपको इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया तब बताया मैंने, लोड बैलेंस करके कोई तो एक था, मैं भूल गया नाम उसका. एंड सेम वे अगर मुझे GUI सिर्फ टेस्ट करना है कि लुक एंड फील कैसा होगा, जो हम लोगों ने फॉर्म्स बनाया हुआ है उसका लॉग इन साइन अप फॉर्म कैसे दिखेंगे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अलग अलग डिवाइसेस पे. जैसे सम माइट बी एक्सेसिंग इट ऑन स्मार्ट टीवी, कोई उसको मोबाइल पे एक्सेस करेगा, कोई टैबलेट पे एक्सेस करेगा, कोई कंप्यूटर पे एक्सेस करेगा, तो वो टाइम पे उसका लुक एंड फील कैसे चेंज होगा या वो सेम ही दिख रहा है, वो हम लोग चेक करते हैं. इसको GUI टेस्ट बोलते हैं और उसके लिए अलग अलग टेस्टिंग टूल्स होता है. ओके, सो यहाँ पे इफ यू नोटिस, हाँ डाउट है, क्लियर है? हेलो रितिका, क्लियर है? यस सर, यस. हाँ, सो अगर हम लोग कोडिंग अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं और हम लोग अगर कुछ इनपुट डाल के अगर टेस्ट करने वाले हैं तो उसके लिए ऐसा टेस्ट केस बनेगा. ये टेस्ट केस टेबल जो है, ये एक्सेल फाइल जो बन रहा है टेस्ट केस के, ये GUI के लिए नहीं बनता है, ये हम लोग बनाते हैं फॉर द कोडिंग वाला पार्ट और उसका लॉजिक एल्गोरिथम चेक करने के लिए कि वो प्रॉपर बिहेव कर रहा है कि नहीं. GUI के लिए ऐसे टेस्ट केस नहीं बनेंगे, उसके लिए अलग टेस्ट टेबल बनेगा वापस. ओके, सो यहाँ पे आपको वही सेम सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि हम लोग ने यहाँ पे टेस्ट केस दिया, टेस्ट मैनेजर है, और ये टेस्ट मैनेजर जो है वो बताएगा कि कौन सा प्रोग्राम टेस्ट करना है, उसका सोर्स कोड क्या है, क्या एंटर करना है, उसका इवोल्यूशनरी इवेल्युएट करने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन रिपोर्ट क्या है. सेम शुड बी सिम्युलेटेड. अब सिम्युलेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक डेटा अगर मैंने एग्जीक्यूट किया ऑन मोबाइल, सो इट शुड बी सिम्युलेटेड विथ कंप्यूटर एज वेल, कि अगर मैं एक ट्रांजेक्शन अगर मोबाइल से अगर एंटर कर रहा हूं तो कंप्यूटर पे भी वो सेम रिफ्लेक्शन आना चाहिए, है ना. और उसके लिए क्या टेस्ट डेटा रहेगा और वो सब हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं. बहुत सिंपल है, आप एक बार देख लेना. अभी टेस्ट वर्क ब्रांच जो अप्रोच होगा जो मैंने आपको बताया वो सेम है. ठीक है, एंड दिस आर द की पॉइंट्स अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सो दिस वाज क्वाइट अ सिंपल चैप्टर, नथिंग मच टू डिस्कस हियर, बिकॉज टेस्टिंग हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है और जो भी कुछ नए पॉइंट्स थे वो मैंने वापस आपको एक्सप्लेन कर दिया. So I hope now there are no more doubts from your end. If you have any doubts, let me know. Anyone, any doubts? Anyone, any doubts? Jaldi batao. So we now will continue with next chapter, that is chapter 3 of unit 4. जो यहाँ पे हम लोग अभी जो बात करेंगे, that will be talking about सॉफ्टवेयर मेजरमेंट. ओके, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको कितना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा. ठीक है, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट 4. सो कितना टाइम लगेगा हम लोगों को कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए,
और उसमें हम लोग कितने एफर्ट्स हम लोगों के ऐड करेंगे. ओके, सो इफ यू नोटिस हियर वी हैव दिस पार्ट हियर सॉफ्टवेयर मेजरमेंट कि सबसे पहले एक मेजरमेंट टेक्निक जो रहता है वो रहता है कि आपको टाइम कितना लगेगा, एफर्ट्स कितने जाएंगे और उसके हिसाब से ओवरऑल हम लोगों का एस्टिमेशन क्या रहेगा. सो इफ वी स्टार्ट विद दैट पॉइंट, तो यहाँ पे इफ आई टेक द एग्जाम्पल, लेट्स से यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल चेक करते हैं. हम लोग के पास एक कोकोमो करके है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे. मैं आपको समरी बता रहा हूं, ध्यान से देखो सो दैट आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको क्लियरली समझ में आए. अब एक कोकोमो मॉडल है, उसके मल्टीपल वेरिएशंस है. ये ईयर में हम लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, नेक्स्ट ईयर एसपीएम में आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे. मतलब अलग अलग टाइप्स में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे. फिलहाल आज ये सेम के लिए हम लोग उसका सिर्फ एक ही टाइप पढ़ेंगे और वो कैसे बेनिफिशियल है वो देखेंगे. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई कि हम लोगों को एक एस्टिमेशन देना है. ओके, एस्टिमेशन का मतलब क्या है, आपको बताना है कि जैसे अगर मुझे दालमिया कॉलेज है वो बोल रहा है कि हम लोग को अपने कॉलेज के लिए वेबसाइट बना के चाहिए. सो वो मुझे क्या पूछेंगे कि भाई हम लोग का बजट आपके साइड से अगर वेबसाइट बनाना है तो उसका कॉस्ट कितना होगा. तो कॉस्ट में मुझे क्या बताना है, उसको कितना टाइम लगेगा प्लस कितना इन्वेस्टमेंट होगा, है ना. ये दो चीज मुझे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा और उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए. उनको क्या चाहिए कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ओके इट विल टेक 3 months, ठीक है, और उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा इसमें, तो आई विल से कि ओके 3 lakhs होगा आपका इन्वेस्टमेंट. यही उनको चाहिए. लेकिन मेरे साइड से मुझे भी पता होना चाहिए कि जितना बड़ा सॉफ्टवेयर दे रिक्वायर्ड, उतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 3 month तो मैंने बोला है, लेकिन वो 3 month में मेरे पास जो डेवलपर टेस्टर्स रिक्वायर्ड है वो सारे अवेलेबल, वो सारे फ्री है क्या. और अगर उसमें से कोई अगर बीमार पड़ गया या कुछ भी हो गया तो वो टाइम पे मेरे पास उनको लेके कौन सा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है. जैसे आप देखो कि इन कंपनीज जब अगर आपके पास कोई एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे. वी हैव अ कोरोना टाइप सिचुएशन गोइंग ऑन. सो सपोज आपका कोई एक एम्प्लॉय जो है उसको कोरोना हो गया, नाउ ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट. तो अभी एक एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय अगर बीमार हो गए बिकॉज ऑफ विच अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन दैट इज द प्रॉब्लम. तो वो भी आपको देखना है. सो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूं कि वी सपोज टू डेवलप, अब यहाँ पे देखो लाइन ऑफ कोड, ये आपको याद रखना है, LOC लाइन ऑफ कोड, एंड KLOC का मतलब होता है किलो लाइन ऑफ कोड. ये किलो है, किलो का मतलब होता है 1000. जैसे वी हैव 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, है ना. 1 किलोबाइट कितना होता है, 1000 बाइट्स होता है. ओवरऑल हम लोग 1000 ही बोलते हैं, 1024 नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट 1000 बाइट्स. जैसे 1 TB जो है, 1 TB इक्वल टू आई से 1000 GB, है ना. मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोलूंगा 1024 GB, हम लोग 1000 पकड़ते हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली लाइन ऑफ कोड आएगा एंड किलो लाइन ऑफ कोड आएगा. किलो लाइन ऑफ कोड मतलब कितने 1000 लाइन ऑफ कोड है ना, ये हम लोग चेक करेंगे. सो इफ आई से 7 KLOC मतलब 7000 लाइन्स. आई होप दिस इज सिंपल. सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 10K मतलब 10 किलो लाइन या 10 किलो लाइन ऑफ कोड है मतलब 10,000 लाइन्स है. सो लेट्स सपोज वी नीड टू डेवलप, छोटा सा कैलकुलेशन रखता है, 1000 लाइन ऑफ कोड करना है आपको, ठीक है, 1000 लाइन ऑफ कोड. और मेरे पास जो डेवलपर है he can develop, this developer can develop 100 lines per day. और हर किसी का पेमेंट कॉमन है, पेमेंट 1000 पर डे, सॉरी हाँ 1000 रुपीज पर डे. जो भी काम करेंगे डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर, सबका 1000 रुपीज पर डे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो अभी एक मेरा जो डेवलपर है वो एक दिन में 100 लाइंस कोड कर सकता है. टोटल कितना लाइन उसको कोड करना है, 1000 लाइंस, है ना.
तो 1000 लाइन कोड करना है तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा उसको, 10 डेज का टाइम लगेगा, बराबर है। लेकिन ये 10 डेज का जो टाइम है, इसके साथ में आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, आपको देखना है कि वीकेंड्स क्या आ रहे हैं, है ना, वीकेंड्स। तो वीकेंड्स के मैं 2 दिन निकालता हूं, सो ये कितना हो गया, 12 डेज हो गया, 10 प्लस 2 वीकेंड्स आ रहे हैं, प्लस इसके साथ में सपोज हम लोग बफर टाइम रखेंगे। बफर टाइम मतलब ये 10 दिन जो वो कोडिंग करने वाला है उसमें वापस अगर 2 दिन अगर उसके 2 दिन अगर एक्स्ट्रा लग गया सपोज उसको डिफेक्ट सॉल्व करने में, तो वी हैव केप्ट 2 डेज या लेट्स कीप इट 3 डेज एज अ बफर टाइम। सो टोटल आपके अभी कितने डेज हुए, दैट इज 15 डेज। ओवरऑल हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, ओनली 10 डेज, है ना। लेकिन ये सब अगर कैलकुलेशन डालेंगे तो आपका कितना हुआ, 15 डेज। और 15 डेज के हिसाब से आपका पेमेंट कितना होगा, 15,000 फॉर डेवलपमेंट ओनली। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग, है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, ये सब के लिए सपोज हम लोग 3 डेज डाल रहे हैं, ठीक है। 3 डेज के हिसाब से ही कितना हुआ, 3000 हुआ। देन वी हैव डिजाइनिंग। सो डिजाइन के लिए सपोज मैं 5 डेज दे रहा हूं, ठीक है। सो 5 डेज के हिसाब से 5000 होगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई बफर टाइम या कुछ नहीं रख रहे क्योंकि इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। देन कोडिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया कितना टाइम लगेगा, 15 डेज लगेंगे विद बफर टाइम। उसका कितना हो रहा है हम लोग का, 15,000 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में टेस्टिंग। सो अब टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे 6 डेज का टाइम रख रहे हैं। तो 6 डेज के हिसाब से पर डे यहाँ पे आपके जो टेस्टर काम करेगा उसका सैलरी कितना हुआ, 6 दिन के हिसाब से 6000 हुआ, ओके। एंड देन डिप्लॉयमेंट आएगा, डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए सपोज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का मतलब क्लाइंट साइड पे जाके ये सॉफ्टवेयर को सेटअप करो उनके नेटवर्क में और उनको ट्रेन करो, तो उसके लिए आई नीड 3 डेज टाइम। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3000 विल बी रिक्वायर्ड हियर, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका टोटल देखते हैं हम लोग, तो इसका टोटल कितना होगा, 5000, ये 20,000 हो गया आपका, है ना। ये 20,000 प्लस ये आपके 12,000 और हो गए, मतलब टोटल 32,000 आपका यहाँ पे हो गया। 32,000 टोटल ये हुआ। इसके साथ में अब बाकी का कैलकुलेशन क्या आएगा वो देखो। तो ओवरऑल हम लोगों का 32,000 हुआ प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ऑटोमेशन टूल्स एंड अदर सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, दैट इज लैपटॉप, ये वो जो भी रिक्वायर्ड है, उसके अलग से आपके 10,000 हुए, प्लस लाइट, एसी, रेंट ऑफ ऑफिस, ये सब के आपके और 10,000 हुए, प्लस जो कंपनी चला रहा है उसका खुद का प्रॉफिट भी तो निकलना चाहिए, तो उसका प्रॉफिट मैं पकड़ रहा हूं यहाँ पे 20,000 अप्रोक्स। सो अब टोटल अगर आप गिनेंगे तो कितना हुआ, 30,000, 32, 42, 52, 62 एंड 72,000, दैट इज माई टोटल अमाउंट, सॉरी 72,000, दैट इज माई टोटल अमाउंट, ठीक है। सो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है मेरा, 72,000। सो ये वे में आपका कैलकुलेशन रहता है, टोटल प्रोजेक्ट कैलकुलेशन, ये इसको सॉफ्टवेयर मेजरमेंट बोलते हैं। तो ये यूनिट में जो भी पढ़ने वाला है ना, वो मैंने आपको यहाँ पे ये पूरा एक सिंपल सा एग्जाम्पल से बता दिया है, सो दैट अभी आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपको इजीली समझेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा और वी कैन क्विकली फिनिश दिस आउट, ओके। सो समझते हैं अब यहाँ पे इफ यू नोटिस, फर्स्ट आपका सॉफ्टवेयर मेजरमेंट है, आउटलाइन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव मेजर होगा, क्वांटिटेटिव मतलब कितने लोग काम करेंगे, कितने दिन के लिए काम करेंगे, है ना, कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितना पैसा होगा, कितने सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेंगे, वो सब बताएंगे। सो यहां से इफ यू नोटिस व्हाट इज मेजरमेंट, इट्स एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग सम मेजर, कि मुझे एग्जैक्टली अब देखो कि ये जो मेजरमेंट जब हम लोग देते हैं तो वो अप्रोक्स होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता आपको, सॉरी आपका एग्जैक्ट टाइम, एफर्ट्स या मनी कितना लगेगा ये हम लोग अप्रोक्स बता सकते हैं,
एग्जैक्ट तो हम लोगों को जब कोडिंग हो जाएगा ना तभी पता चलता है कि ओके अभी एग्जैक्ट इतना टाइम लगने वाला है, उसके पहले हम लोगों को पता नहीं होता है। कोडिंग के बाद में आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल सकता है, लेकिन जब तक कोडिंग नहीं हो रहा है तब तक आपको एग्जैक्ट टाइम आप नहीं बता सकते, एक अप्रोक्स टाइम लगेगा। तो इसी के लिए हम लोग बफर टाइम रखते हैं कि मैंने अप्रोक्स टाइम दिया हुआ है 6 महीना लगेगा, लेकिन उसके साथ में 1 महीने का बफर टाइम रखा हुआ है। सो अगर 6 महीने के पहले हो गया देन आई डोंट नीड बफर टाइम, लेकिन अगर 6 मंथ से ज्यादा हुआ, मेरे अप्रोक्सीमेशन से अगर टाइम अगर एक्स्ट्रा लग रहा है देन आई विल बी यूटिलाइजिंग दैट बफर टाइम, राइट। सो इफ यू रिमेंबर हम लोगों के प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम चल रहा है कि नहीं, टाइम पे है पीछे है, तो उसके लिए हम लोग 3 कलर के इंडिकेशन यूज करते हैं, ग्रीन कलर, एम्बर कलर एंड रेड कलर। ग्रीन कलर का मतलब है ये जो मैंने मेजरमेंट में मैंने जो टाइम दिया था एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टाइम, विद इन टाइम, तो मेरा प्रोजेक्ट जो है विदाउट यूजिंग बफर टाइम। बफर टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम विच इज रिक्वायर्ड, मेरा एक्चुअल जो टाइम है वो कितना है 6 मंथ्स का टाइम मैंने लिया हुआ है, और 2 मंथ्स जो है दैट इज माई बफर टाइम, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके 8 मंथ्स मेरे प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन होगा। लेकिन ये बफर टाइम का मतलब क्या है, इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली विल यूटिलाइज दिस 2 मंथ्स, अदरवाइज कंपनीज ये 2 महीना और एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आप अगर 2 महीना अपने एम्प्लॉय को ज्यादा अगर कोई प्रोजेक्ट पे रख रहे हो तो उनका सैलरी ये वो सब जाएगा ना, आपका प्रॉफिट भी कम होगा। सो कंपनीज डोंट प्रिफर टू यूज बफर टाइम इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ एनी XYZ चेंजेस, रिक्वायरमेंट में चेंज हुआ तभी वो बफर टाइम यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करता है। तो यहाँ पे आपके पास ग्रीन इंडिकेशन का मतलब एवरीथिंग गोइंग ऑन टाइम। एम्बर का मतलब है कि आप बफर टाइम का 25% टू 50% यूज करके प्रोजेक्ट को ऑन टाइम खत्म करेंगे। रेड का मतलब है 99% बफर टाइम यूज करने के बाद भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होना है ऑन टाइम। सो ये टाइम पे अभी आप इंडस्ट्री से कोई एक्सपर्ट हायर करेंगे और नए डेवलपर्स को अपॉइंट करेंगे, क्या करेंगे फिर यहाँ पे आपको वो देखना है। तो आपका प्रोजेक्ट टाइम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको हम लोग ये 3 कलर इंडिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन, एम्बर एंड रेड। ग्रीन का मतलब एवरीथिंग ऑन टाइम, एम्बर का मतलब है थोड़ा डिले है लेकिन बफर टाइम थोड़ा सा यूज करके कंप्लीट हो जाएगा। रेड का मतलब है एक्सट्रीम डिले और बफर टाइम यूज खत्म होने के बाद भी प्रोजेक्ट खत्म नहीं होना। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मेजरमेंट का मतलब क्या रहेगा। सो एज इट इज गिवन मेजरमेंट इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेजर मैकेनिज्म। क्या होगा, इट एनेबल्स मैनेजर्स एंड प्रैक्टिशनर टू इंप्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, इट असिस्ट इन प्लानिंग, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। दैट्स फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। अब MCQs में आपको ये डेफिनेशंस जो है वो याद रखना है कि क्या डेफिनेशन है। सो यहाँ पे अगर ये सेकेंड वाला डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वाला डेफिनेशन इज क्वाइट मोर linkable definition, a standard or a unit of measure the extent, dimension, capacity etc of anything especially as determined by the standard। और वो कौन सा स्टैंडर्ड है, ISO स्टैंडर्ड हो सकता है, या हम लोगों ने अपने कंपनी में कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना, वो कोई भी हो सकता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिंपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, पेपर सेलर है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सेलर है। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, वी हैव अ मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग के पास पेपर के नाम है लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, मिरर है, ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर है। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। देन अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ट्यूसडे, मंडे टाइम्स ऑफ इंडिया 2 ही रिक्वायर्ड है मुझे, ट्यूसडे को 3 रिक्वायर्ड है, वेडनेसडे को 4 रिक्वायर्ड है। सेम वे द हिंदू, यहाँ पे 10 रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 5 रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 8 रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 2 ही रिक्वायर्ड है, इस दिन 4 रिक्वायर्ड है। तो कौन से दिन पे किसका डिमांड ज्यादा है, किसके रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगे, ये हम लोग ऐसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ओके, सो ये नंबरिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट सच अ मैट्रिक्स
जहाँ पे आई से कि यहाँ पे हम लोग के पास अपने एम्प्लॉय है, लाइक एम्प्लॉय E1 E2 E3, और यहाँ पे मेरे पास टास्क है, टास्क ओके। सो कौन से टाइम पे कौन सा एम्प्लॉय कौन से टास्क पे वर्क करेगा, ऐसा कुछ हम लोग अलग अलग मैट्रिक्स एज पर आर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बना सकते हैं। सो ये आपका मैट्रिक्स रहेगा। सो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए और बाकी सबको भी उसको सिंपल वे में कन्वे करने के लिए वी यूज सच पैटर्न। सो इफ यू नोटिस वी हैव सच पैटर्न। सो डिफरेंस बिटवीन क्या बोला है, मेजर, मैट्रिक, इंडिकेटर। क्या बोला है, मेजर मतलब जहां पे हम लोग मेजर करके बता सकते हैं कि हाँ इतना टाइम लगेगा, लाइक इट इज द वैल्यू विच डज नॉट प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन। क्यों मेजर करना है ना, तो जैसे अगर मैं अगर मुझे मेजर करना है, सो आई विल से कि ओके अप्रोक्स आई विल से लाइक this will solve your problem, या we will say कि by automating your college system आपका most of process जो है वो automate हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो मैं यहाँ पे ये वे में मेजरमेंट दे रहा हूँ क्योंकि चलो आपका 70% जितना आपका प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि उसमें कौन से 70% पार्ट आएंगे जो ऑटोमेट हो जाएंगे, नहीं बता सकते। मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट नंबर कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे हम लोग के पास एग्जैक्ट नहीं होगा। लाइक टेम्परेचर वैल्यू ओवर टाइम। अब देखो कि आप अगर नॉर्मल अगर हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करता है, नॉर्मल अगर हम लोग देखेंगे, जैसे आपको बताएगा कि ओके मुंबई का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर जो है वो सपोज इन समर सीजन इट रिमेन्स एट 32 डिग्री लेट्स सपोज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये 32 डिग्री जो है ये अर्ली मॉर्निंग 4 AM को भी इतना ही है, 12 या 2 PM, दैट इज एकदम जब गर्मी का टाइम है 2 PM या 3 PM, ये टाइम पे भी टेम्परेचर इतना ही है। या फिर जब हम लोगों का 11 PM होता है, नाइट हो रहा है, वो टाइम पे भी टेम्परेचर इतना ही है, नहीं ऐसा नहीं है ना, टाइम टू टाइम टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, टेम्परेचर वैल्यूज ओवर टाइम जो है ये आपको मेजर करने रहता है, लेकिन वो हम लोग प्रॉपर मेजर नहीं कर पा रहे, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे भी अगर मैं आपको टेम्परेचर का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल अप्रोक्स जो हम लोग का टेम्परेचर है ये 32 डिग्री है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है ना। सो हम लोग यही बता रहे, मेजरमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% आपके कॉलेज की चीजें जो है वो ऑटोमेट हो जाएंगे। मैट्रिक्स में हम लोग क्या बता रहे हैं कि ओके आपका जो टेम्परेचर जो है मुंबई का वो 32 डिग्री तक रह रहा है। सो यहाँ पे भी अप्रोक्स वो एग्जैक्ट 32 नहीं है, जब भी अगर मैं मेजर करूंगा तो इट चेंजेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जैसे अगर कहीं पे जैसे अगर मैं अगर नेशनल पार्क जैसे अगर फॉरेस्ट एरिया में जाऊंगा, सो ये 32 से सपोज 26 डिग्री या 28 डिग्री तक होगा, है ना, 3-4 डिग्री का डिफरेंस होगा। और उसी के सामने अगर मैं हाईवे पे जाऊंगा तो ये सेम 32 का 36 डिग्री तक भी जा सकता है। सेम वे जब अगर हम लोग मैट्रिक्स के थ्रू लाइन ऑफ कोड या किलो लाइन ऑफ कोड कैलकुलेट करते हैं, यहां पे भी आपका एरर आ सकता है। क्यों? बिकॉज अगर मैं पाइथन यूज कर रहा हूं तो पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने में मुझे सिर्फ एक ही लाइन लगेगा, और इसी को अगर मैं जावा में लिखूंगा आई नीड 15 लाइन्स। सो अगर मैं लाइन ऑफ कोड अगर कैलकुलेट करता हूं तो आई सपोज टू ऑल्सो कंसिडर विच लैंग्वेज आई विल बी यूजिंग, वेदर आई एम यूजिंग पाइथन और आई एम यूजिंग जावा, बराबर है, वो आएगा। देन कंपेयर मैट्रिक अगेंस्ट बेस लाइन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, है ना, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के आते हैं यहाँ पे। सो एज यू कैन सी ये आपका बेसिक पॉइंट है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये सेम यहाँ पे वो ग्राफ वे में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन इसके आगे हम लोग को क्या बोला है, टू इंप्रूव द प्रोसेस मेजर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट टू अ प्रोसेस, डेवलप अ मीनिंगफुल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन दिस एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल, एरर अनकवर्ड बिफोर सॉफ्टवेयर रिलीज। लाइक ये सारी चीजें आपको मेजर करने रहते हैं, मतलब ये आपको पता नहीं है कि आपने एग्जैक्ट क्या मेजर किया कि ओके 10 दिन लगेंगे ये काम के लिए, 10 दिन लगेंगे ये काम के लिए, लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कहीं कहीं पे सपोज कोई एक एरर आ गया जब आप सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे थे, है ना,
जो आपने सोचा ही नहीं था, अनकवर हुआ वो, या डिफेक्ट्स आए जब आपने सॉफ्टवेयर डिलीवर किया, या फिर कोई नए टाइप का प्रॉब्लम एंड यूजर आपका रिपोर्ट कर रहा है, या वर्क प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो गया, ठीक है, एवरीथिंग गोज फाइन, या फिर ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो एक्सटेंड हो गए, मतलब आपका सॉफ्टवेयर यूज करने में अभी आपने कोई फंक्शंस ऐसे डाले हैं जहां पे स्टार्टिंग में यूजर्स को एक्सेल यूज करके जो काम उनको 10 मिनट में एक्सेल पे हो रहा था, आपका सॉफ्टवेयर पे अभी वही काम 15 मिनट्स ले रहा है। या फिर आपने अज्यूम किया था कि सम सॉफ्टवेयर यू माइट डेवलप विद इन 6 मंथ्स, लेकिन आपको उसका कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने नहीं आया। सो आफ्टर जजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी नाउ इट्स गोइंग टू टेक 10 मंथ्स टाइम। सो आप देखो कि बफर टाइम यूज करके भी दिस इज द रेड जोन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो कैलेंडर टाइम जो है वो एक्सपैंड हो गया, है ना। या फिर शेड्यूल जो है वो आपका कहीं ना कहीं मैच नहीं हुआ, कन्फर्मेंस नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आपने सोचा था कि 5 डेवलपर आपके काम करेंगे फ्रॉम अप्रैल मंथ, लेकिन आपका इसमें से 4 डेवलपर जो है दे आर स्टक विथ अ प्रीवियस प्रोजेक्ट जो मिड अप्रैल में कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर 2 more weeks आपके 4 डेवलपर्स जो है दे आर बिजी विथ ओल्ड प्रोजेक्ट। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो एक प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से उसके आगे के जो प्रोजेक्ट है वो भी आपका डिले हो रहा है। दैट इज वेरी बैड थिंग। इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोसेस इज ओनली वन ऑफ द मेनी कंट्रोल फैक्टर टू इंप्रूव द क्वालिटी। अब क्वालिटी हम लोग कैसे इंप्रूव करते हैं? एज इट इज गिवन हियर, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर है। और ये प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब है SDLC, है ना, जो स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो अब क्या SDLC फॉलो करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी माइट बी फॉलोइंग अजाइल प्रोसेस। अजाइल याद है, डायनेमिक वन। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या सॉफ्टवेयर बनाना है फाइनल, और उसके लिए क्या SDLC हम लोग फॉलो करेंगे। एंड उसके लिए हम लोगों के पास कैसे डेवलपर डिजाइनर अवेलेबल है ना, ये देखना पड़ेगा। और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले, एंड्रॉइड या से नॉर्मल जावा यूज करने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर मशीन लर्निंग यूज करेंगे हम लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बिजनेस कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो, है ना, बिजनेस कंडीशन में आपको मोबाइल ऐप की जरूरत है या AI बॉट की जरूरत है, चैट बॉट की बात कर रहा हूं मैं, या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी की जरूरत है। ये बिजनेस कंडीशन देखो। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या रिक्वायर्ड होगा? अगर पाइथन डेवलप करना है, ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलप करना है या मशीन लर्निंग पे फोकस करना है, तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर रिक्वायर्ड, दैट इज द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो कैसे मैच करेंगे, है ना, ये भी देखना है। कहीं ना कहीं हम लोगों को कस्टमर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये कुछ चीज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और ये प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, तो उसके कोई XYZ रीजंस है, हाउ दिस वन इज बेटर एंड हाउ समथिंग इज नॉट बेटर। गेटिंग, ये कुछ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो दैट इज दिस डायग्राम ऑल अबाउट। सो उसके आगे नेक्स्ट जो आता है दैट इज द प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टू मिनिमाइज द डेवलपमेंट शेड्यूल, मेकिंग एडजस्टमेंट, है ना, डिले अवॉइड करना है कहीं पे अगर हो रहा है तो। ऑनगोइंग प्रोसेस में कितना टाइम एफर्ट्स लगेंगे, कितने टेक्निकल वर्क हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा, कब हम लोग प्रोजेक्ट चालू करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो फास्टर डेवलप हो जाए, कितना एफर्ट लगेगा, और उसके हिसाब से हम लोगों ने जो एस्टिमेटेड टाइम दिया है वो टाइम को अगर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तो और कितना मेहनत करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग का फोकस होगा। तो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट सिंपल है, देखो मैंने आपको बताया जैसे लाइन ऑफ कोड करेगा हम लोगों को कितना लगेगा। एग्जीक्यूशन स्पीड, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 डेवलपर कैन डेवलप 100 लाइंस पर डे, लेकिन अगर कोड कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ गया तो यही जो 100 लाइन बना रहा था पहले, अब ही कैन कोड ओनली 50 लाइंस पर डे, है ना। प्लस कितने डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम रहेगा तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी कम रहेंगे।
तो उसके हिसाब से वी सपोज टू फाइंड इट आउट कॉस्ट एंड एफर्ट्स। लाइक अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो आपके एफर्ट्स भी बढ़ रहे हैं ना, 100 लाइन्स पर डे, उसके जगह पे 50 लाइन्स पर डे, तो आप देखो मेरे एफर्ट जो है वो डायरेक्टली डबल हो गए। क्यों? बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? बहुत सारे नेस्टेड कंडीशंस आ गए, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ऐसे सारे कंडीशन आ गए। थोड़े मुझे मैथमेटिकल चीजें यहाँ पे ऐड करना पड़ा, ओके, जिसको मैं लाइब्रेरी से इनहेरिट करूंगा, फिर भी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। सो उससे मेरा एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो क्या हो गया? स्लो हो गया। और इसके वजह से मेरे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो उससे ओवरऑल जो टाइम आपने दिया है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो उसके हिसाब से मेरा जो कॉस्ट है वो भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। और आपने ये एस्टिमेशन या मेजरमेंट जब आपने सॉफ्टवेयर के एस्टिमेशन दिए वो टाइम पे अगर अज्यूम नहीं किया था, देन दिस गोइंग टू कॉस्ट यू ओनली, आपका ही प्रॉफिट कम होगा या आपको ही अगेन एक्स्ट्रा लॉस होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या रहेगा? फंक्शनैलिटी। ये देखो, ये अभी हम लोगों ने समझे हुए, कॉम्प्लेक्सिटी है, एफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी में क्या आएगा? करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव, जो पहले पढ़े हम लोगों ने। फंक्शनैलिटी, कौन से फंक्शंस हम लोग डालेंगे, कौन से काम के। क्वालिटी वाइज, क्वालिटी वाइज मतलब एग्जैक्ट आउटपुट वो देने चाहिए, है ना, रॉन्ग आउटपुट नहीं आना चाहिए, या फिर करेक्ट आउटपुट ही मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं एटीएम पे जा रहा हूँ, 5000 ही मुझे विड्रॉ करना है, तो आइदर इट विल अलाउ मी फॉर 5000 और इट विल नॉट अलाउ मी टू विड्रॉ 5000, अगर उनके पास नहीं है तो, है ना। नॉट लेस देन 5000, नॉट मोर देन 5000, दैट इज वन थिंग। कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब वो जब अगर मैं उसको रन कर रहा हूं तो कितना क्विकली और कितना ईज वे में ऑन डिफरेंट डिवाइसेस वो मुझे रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। अगर मैं मोबाइल से अगर अपडेट करूंगा तो वो सेम चीज कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी अपडेट हो रहा है क्या। रिलायबिलिटी, नंबर ऑफ फेलियर्स कितने आ रहे हैं और रिकवरी कितना फास्ट हो रहा है। और मेंटेनेबिलिटी के तो 4 पार्ट्स है, वो हम लोगों को पता ही है। नाउ यहां से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स से। सो यहां तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके साथ जो भी मैंने चीजें एक्सप्लेन की है, एनीवन एनी डाउट लेट मी नो, जल्दी बताओ। किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से बताओ। चलो गाइस, एनीवन एनी डाउट, जल्दी बताओ। हेलो गाइस? No, sir, no doubt. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? नो डाउट, ठीक है, No, sir. ओके, ठीक है। सो विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर, नेक्स्ट टाइम मिलता है या। चलो बाय।